हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है तले टाइम्स पर। आपको पूरी स्टोरी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीबर्थ ऑफ मिस्टीरियस प्रिंसेस, एपिसोड 1। दिल्ली यूनिवर्सिटी कॉलेज कैंपस के बीचों बीच गाने की आवाज सुन स्टूडेंट्स का जमावड़ा लगा था। एक लड़की बड़ी नजाकत से अपनी धुन में खोई हुई डांस कर रही थी। सॉन्ग, प्लीज इस सॉन्ग को प्ले करके ही आप सब ये चैप्टर पढ़िएगा। आई होप ये आप सबको काफी पसंद आएगी। तू बंजागली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। ओ तू बंजागली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। तेरी बातें खटपट चाट सी हैं, तेरी आंखें गंगा घाट सी है। मैं घाट किनारे सो जाऊं, फिर सुबह सुबह जागू तुझमें। तू बंजागली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझमें। वो लड़की अपनी आंखें बंद किए गाने के ताल से ताल मिला रही थी। वही वहां खड़े सभी लड़के अपनी आंखें फाड़े मुंह खोले बस एकटक पिया को देख रहे थे। पिया के घने बाल इस वक्त हवा में उसके साथ झूम रहे थे। वही लड़कियां उसकी खूबसूरती से जल भून कर कोयला बन रही थी। कुछ तो अपने अपने बॉयफ्रेंड की आंखें तक बंद करने की कोशिश कर रही थी, पर लड़के कहाँ मानने वाले थे। उन्हें तो बस इस वक्त पिया का खूबसूरत चेहरा और उसकी हर एक अदा को देखना था। कुछ तो अपनी लिस्ट भरी नजरों से देख लार टपका रहे थे। मेरी चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं। तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। मेरे चांद गुजर मेरी खिड़की से, तुझे माथे पे अपने सजा लूं मैं। तुझे बांध लूं अपनी जुल्फों में, तुझे अपना रिबन बना लूं मैं। तुझे ऐसे रखूं कभी खोए नहीं, किसी और का कभी तू होए नहीं। तुझे पाऊं तो खो जाऊं मैं, फिर खुद को कहीं ढूंढूं तुझमें। तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझमें। पिया के ऐसे डांस करने से कुछ ब्रोकन हॉट कपल्स अपने अपने ख्वाबों में अपने अपने सोलमेट के साथ डांस कर रहे थे। मानो पिया इस वक्त कोई लव गुरु हो और सबको अपने रंग में रंग देने की फीलिंग डेवलप कर रही हो। जिन लड़कों ने पिया के साथ रैगिंग की थी, उस टीम के लीडर ने ही पिया को टास्क में पूरे कैंपस के सामने डांस के लिए कहा था। वो तो उसकी खूबसूरती देख पहले ही पागल हो चुका, और अब तो वो किसी भी कीमत पर पिया को अपना बनाकर रखना चाहता था। अव्यान एकटक पिया को निहार रहा था, कभी पिया के मुस्कुराते होठों को, तो कभी उसकी खुलती बंद होती आंखों को, कभी उसके हाथों को जो डांस स्टेप्स फॉलो करे जा रहे थे। पिया बिल्कुल किसी प्रोफेशनल डांसर की तरह डांस कर रही थी। पिया गोल गोल घूमते हुए आगे गाती है। मुझे घर से भगा ले जा, एक दिन तेरे साथ फिरूं मैं सैलानी। तू हवा है मैं घनघोर घटा, मुझे छेड़ के कर पा नी पानी पानी। मुझे घर से भगा ले जा, एक दिन तेरे साथ फिरूं मैं सैलानी। तू हवा है मैं घनघोर घटा, मुझे छेड़ के कर पानी पानी। मेरी खुशियों में मेरे गम में तू, मेरे इश्क के हर मौसम में तू, तू बैठा रहे मेरे साए में, और धूप सी मैं निकालूं तुझ में। तू बना गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझे। तू बना जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकू तुझ में। गाने के खत्म होते ही सब होश में आते हैं और एक साथ वहां तालियों की गड़गड़ाहट शुरू हो जाती है। तालियों का शोर सुन पिया मुस्कुराते हुए चारों तरफ अपनी उखड़ी हुई सांसों को काबू करते हुए देखती है। तभी भीड़ से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। पिया पिया उस ओर मुड़कर देखती है तो एक लड़की भीड़ को हटाते हुए बोलते आ रही थी, अरे यार हटो हटो ना, वरना मेरी पंछी को कोई उड़ा ले जाएगा, प्लीज साइड साइड प्लीज। और दौड़त हुए पिया के गले लग जाती हैं। पिया खुद को संभालते हुए कहती है, अरे संभाल कर श्रीशा, वरना हम गिर जाएंगे। श्रीशा उससे अलग होते हुए पहले सबको देखती है, फिर स्माइल करते हुए पिया को अपने साथ वहां से लेकर निकल जाती है। वही अभियान बस एकटक पिया को जाता हुआ देखता है और खुद से कहता है, यू आर सो ब्यूटीफुल, और एक डेविल स्माइल करते हुए वहां से चला जाता है। वही अब सारी भीड़ भी खत्म हो चुकी थी। सब अपनी अपनी क्लास में अपनी अपनी जगह लेने के लिए जाते हैं। पिया और श्रीशा भी क्लास में एंटर होती हैं। वो दोनों क्लास को चारों ओर से स्कैन करती हैं। वही सेकंड बेंच पर बैठा अव्यान पिया को देख मुस्कुराता है और बेंच के एक साइड सरक जाता है, इस आस में कि पिया उसके बगल में आकर बैठेगी। पर अफसोस, श्रीशा पिया को खींचते हुए विंडो के पास वाली सीट पर लाती है। पिया मुस्कुराते हुए प्यार से श्रीशा से कहती है, श्री प्लीज मुझे विंडो साइड बैठने देना। श्रीशा अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए कहती है, एक शर्त पर। पिया कंफ्यूजन से श्रीशा से पूछती है, कैसी शर्त? श्रीशा टेढ़ी मुस्कान के साथ कहती है, तुझे अपने बचपन की प्यार के बारे में बताना होगा। पिया अपना पप्पी फेस बनाते हुए कहती है, यार श्री, तुझे तो पहले ही बता चुकी हूं ना कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। बस इतना बोल वो रुक जाती है, फिर कुछ सोच बोलती है, कहा अच्छा ठीक है, जितना याद है उतना बताऊंगी। श्रीशा चहकते हुए कहती है, पक्का ना? पिया भी अपनी मुंडी हाँ में हिला देती है, और दोनों अपनी अपनी जगह ले लेती है और अपनी बातों की दुनिया में खो जाती है।
वही दूर बैठा अव्यान उन्हें ही घूर रहा था। उसने गुस्से से अपने ब्रेंच पर अपना हाथ मारते हुए दांत पिसते हुए खुद से बोलता है, कब तक बच्चों की कभी ना कभी तो हाथ आओगी ही। दरअसल अव्यान एक अमीर फैमिली का बिगड़ा हुआ बेटा था। वो अपने डैड का इकलौता बेटा था, जिस वजह से वो खुद को कहीं का राजा समझता था। एक तरह से लड़कियां बदलना उसका फैशन था, क्योंकि वो वाकई में दिखने में काफी हैंडसम था। और इस वक्त वो कॉलेज फ्रेशर्स का हैंडसम हंक था। तभी क्लास की शांति को भंग करते हुए किसी के हिल्स की टक टक की आवाज क्लासरूम के डोर से आती है। सभी शांत होकर उस ओर देखते हैं। क्लास की डोर पर 3 लड़कियां खड़ी थीं, 2 साइड में और एक बीच में। जो लड़की बीच में खड़ी थी, उसने अपनी थाई तक की ऑफ शोल्डर वन पीस ड्रेस कैरी की हुई थी। उसके बाल पोनी टेल में बंधे थे। चेहरे पर तो मानो पूरा का पूरा मेकअप बॉक्स ही पोत लिया हो। उसे देख सारे लड़के अपना मुंह खोले देख रहे थे। श्रीशा पिया की बलाया लेते हुए कहती हैं, मेरी पंछी तू उस बीच वाली लड़की की तरफ इशारा करते हुए मेकअप की दुकान से कहीं गुना सादगी में खिलती हैं। पिया श्रीशा की बात सुन मुस्कुराते हुए उसे थोड़े नकली गुस्से से कहती है, चुप, बिल्कुल चुप, ऐसे नहीं बोलते हैं, वो जैसी है खुद में लाजवाब है। श्रीशा उसकी बात सुन मुंह बनाते हुए बोली, लाजवाब है ऑन, तुझे किस एंगल से ये लाजवाब लग रही हैं? वही वो लड़की सबको इग्नोर कर अव्यान के बगल में आकर बैठ जाती है। उसकी 2 तितलियां उसकी बगल वाली सीट पर आकर बैठ जाती हैं। अव्यान सरकास्टिक स्माइल के साथ अपनी बगल में बैठी लड़की से कहता है, हेलो मिस ब्यूटीफुल, फिर उसके बालों को हल्के से छेड़ते हुए, यू आर सो गॉर्जियस, और उसके हाथों को पकड़ उन पर किस कर देता है। वही वो लड़की बड़े ही स्टाइल से उसे कहती है, हाय एंड थैंक यू फॉर माई कॉम्प्लीमेंट, बट मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम अपनी उंगलियों को अव्यान के चेहरे पर फेरते हुए मुझ पर चांस मर रहे हो, बट आई लाइक इट, और मुस्कुरा हुए अपनी एक आंख विंक कर देती हैं। अव्यान शैतानी मुस्कान के साथ, हाय माय सेल्फ अव्यान माथुर, पर तुम मुझे प्यार से अभी बुला सकती हो, और अपनी एक आई विंक कर देता है। अव्यान की बात सुन वो लड़की हंसते हुए जवाब देती है, एंड आई एम उर्वशी मित्तल, और सब मुझे प्यार से वशी बुलाते हैं। तभी क्लास हॉल में प्रोफेसर आते हैं। उन्हें देख सारे स्टूडेंट्स बड़ी ही रिस्पेक्ट के साथ उन्हें ग्रीट करते हैं। प्रोफेसर मुस्कुराते हुए बैठने का इशारा कर सब स्टूडेंट्स को बैठने को कहती हैं। सब अपनी सीट ले लेते हैं। प्रोफेसर सब की तरफ देखते हुए कहते हैं, हेलो एवरीवन, आई होप आप सबको आपका कॉलेज पसंद आया होगा। सारे स्टूडेंट्स एक साथ उनका जवाब देते हुए, यस सर। प्रोफेसर सब की आवाज सुन मुस्कुरा देते हैं और सबको अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। फिर सबको अपना अपना इंट्रो देने को कहते हैं। सब बारी बारी से अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और फिर सब अपनी स्टडी में बिजी हो जाते हैं, पर अव्यान की नजर बार बार पिया पर जाती, जो प्रोफेसर की बातें बड़े ध्यान से सुन रही होती है, और वही विंडो से आती हवाएं उसके खुले बालों को कभी उसके गालों को तो कभी उसके होठों पर चूमने को मजबूर करती। पिया मुस्कुराते हुए उन्हें अपने कानों के पीछे करती, उसकी हर एक अदा किसी को भी दीवाना बना देती। तो अव्यान क्या चीज था। दिल्ली एयरपोर्ट। मीडिया चारों तरफ से एयरपोर्ट को घेरे किसी के आने का इंतजार कर रही होती है कि तभी कुछ बॉडीगार्ड, या ये कहें बॉडीगार्ड्स की फौज ही किसी को घेरे एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। जैसे ही मीडिया वालों की नजर उस ओर पड़ती है, सब बॉडीगार्ड से घिरे शख्स की एक झलक पाने के लिए टूट पड़ते हैं, पर गार्ड्स किसी को भी ऐसा नहीं करने देते। गार्ड्स उस आदमी को घेरे हुए एयरपोर्ट से बाहर आते हैं। एयरपोर्ट के बाहर ब्लैक कलर की चमचमाती पोश कार खड़ी थी, उसके आगे पीछे 3-3 मर्सिडीज लगी हुई थी। सारे बॉडीगार्ड्स एक प्रोफेशनल गार्ड्स की तरह एक लाइन में खड़े हो गए। वही वो आदमी बड़े एटीट्यूड के साथ अपने आंखों से अपने सनग्लासेज को हटाते हुए अपनी कार में बैठ जाता है। उसकी पर्सनैलिटी किसी कोल्ड मैन की तरह थी। उससे देख कोई भी लड़की उसकी ओर खींचे आने पर मजबूर हो जाए, ऐसी आंखें थी उसकी। उसके बैठते ही सब गार्ड्स भी बाकी कारों में अपनी अपनी जगह ले लेते हैं। कुछ ही वक्त में उस आदमी की कार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ पड़ती है। वही कार में बैठा शख्स अपने टैब में देखते हुए अपने होठों के एक कोने को थोड़ा ऊपर उठा डेविल स्माइल कर देता है। आज इंडिया के न्यूज हेडलाइन में बस एक ही खबर थी, द एशियन किंग अर्श जैन आज 10 साल बाद इंडिया लौट रहे हैं। अर्श यही सब न्यूज देख रहा होता है कि तभी वो न्यूज बंद करते हुए अपने टैब की स्क्रीन पर लगी एक तस्वीर को देख अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए खुद से कहता है, आई मिस यू लिटिल रैबिट, देखो तुम्हारे लिए मैं वापस यहाँ लौट आया हूँ। जिस जगह तुम्हें खोया आज वापस तुम्हारे लिए वहाँ आ खड़ा हूँ मैं। बस अब प्लीज कम बैक रैबिट, कम बैक। अर्श खुद में बातें कर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसकी आंखों के सामने उसकी हर एक यादें घूम रही थी।
अभी अर्श खुद में बातें कर ही रहा होता है कि तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आने की आवाज होती है। अर्श आवाज सुनते ही समझ गया कि ये किसका मैसेज हो सकता है। अर्श बिना देरी किए अपना फोन अनलॉक कर आए अपने पीए इवान का मैसेज देखता है। तभी अर्श को उसके पीए इवान का कॉल आता है। अर्श कॉल रिसीव कर बस हम जवाब देता है। इवान समझ जाता है कि उसके बिग बॉस उसे आगे बताने का बोल रहे हैं। इवान जल्दी से अर्श को ग्रीट करते हुए बोला, गुड आफ्टरनून बॉस। बॉस, जैसा आपने कहा था हमने वैसा ही किया। हमने उनके पीछे अपने गार्ड्स लगा दिए हैं और उनकी सारी इंफॉर्मेशन मैंने आपको सेंड कर दी है। और हाँ बॉस, उन्हें इस वक्त जॉब की जरूरत है। इवान इतना ही बोल पाता है कि तभी उसे अर्श की कोल्ड वॉइस अपने कानों में पड़ती हुई फील होती है। अर्श अपनी कोल्ड वॉइस में बस इतना ही बोलता है, जैन कॉर्पोरेशन में मेरी फीमेल असिस्टेंट के पोस्ट के लिए वैकेंसी निकालो। इतना बोल वो बिना इवान की बात सुने कॉल कट कर देता है। इधर इवान अपने फोन को घूरते हुए कहता है, यार ये क्या इंसान है। वाओ, एक ये है और एक इसका भाई, दोनों किसी दिन मेरा रांची मेंटल असाइलेंट में रूम बुक करा के ही मानेंगे। ओह गॉड, प्लीज सेव मी। फिर थोड़ा रुक कर, नो नो प्लीज लिटिल रैबिट, जल्दी से आओ और हमें बचाओ प्लीज, वरना हम यहाँ जिंदा रहने के काबिल नहीं बचेंगे। तभी उसे अर्श की बात याद आती है। इवान जल्दी से कृष्व को कॉल करता है और कुछ ही रिंग जाने पर कृष्व कॉल पिक कर अलसाए आवाज में कहता है, कौन है यार, सोने भी दो, सुबह बात करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट। ये बोल वो जैसे ही कॉल कट करने को हुआ कि तभी उसे इवान के गुस्से से चिल्लाने की आवाज आती है। इवान कृष्व की बात सुन अपने दांत पिसते हुए कहता है, जस्ट शट अप इडियट, तुम इस टाइम अपने खानदान को बेचकर सो रहे हो और यहाँ वो आ चुका है। इवान के मुंह से वो आ चुका है सुनकर कृष्व बेड से धड़ाम की एक जोरदार आवाज के साथ बेड से नीचे गिरता है। इवान की बात सुन उसकी तो नींद ही हवा हो गई थी। कृष्व कराते हुए हैरानी के साथ इवान से पूछता है, क्या कहा तुमने, वो आ गया? पर वो इसके आगे बोलता उससे पहले ही इवान उसे बीच में टोकते हुए कहता है, वो मिल गई हैं। कृष्व ये सुन और ज्यादा चौंक गया और हड़बड़ाते हुए कहता है, सच सच में? और थोड़ी राहत और खुशी के साथ, मतलब अब हमारा अर्श वापस से बचपन वाला अर्श बन जाएगा, मतलब वो अर्श जैन से हम सबका अर्श बन जाएगा। वाओ, आई एम सो हैप्पी नाउ। यार मुझे भी मिलना है लिटिल रैबिट से। कहाँ है वो, जल्दी बताओ, मैं अभी उससे मिलने जाता हूँ। इवान कृष्व की बात सुन मुस्कुराते हुए कहता है, शायद हाँ। और फिर थोड़ा खींचते हुए कहता है, बेवकूफ आदमी, मैंने जिस काम के लिए तुम्हें फोन किया था वो सुनो पहले, वरना अर्श हम दोनों को बिना वार्निंग के कल के न्यूज हेडलाइन में निकल देगा। कृष्व भी चिढ़ते हुए कहता है, हाँ तो बोलो ना, क्या काम है? खुद तो इधर उधर की बातों में मुझे उलझा के रखा है और उल्टा मुझे ही अर्श की धमकी दे रहे हो। रियली स्टूपिड पीपल। इवान कृष्व की बात सुन अपने फोन को अपनी तीखी नजरों से घूरता है, जैसे वो इस वक्त उसके सामने होता तो उसका सर फोड़ देता। फिर अपना सिर झटकते हुए सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहता है, अर्श ने उसके फीमेल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए वैकेंसी निकलने के लिए कहा है। कृष्व उसकी बात सुन अपनी आंखें गोल गोल घुमाते हुए अपनी आवाज में उदासी लाते हुए उससे कहता है, यार इवान, मुझे तेरे लिए बहुत बुरा लग रहा है, पर तू चिंता मत कर, होता है, हम सब तेरे लिए अर्श से बात करेंगे, तुम टेंशन मत लेना, ओके। इवान उसकी बात सुन कंफ्यूजन से उससे पूछता है, पर बात किस बारे में करनी है? कृष्व झट से बोलता है, अरे क्योंकि अर्श तुझे जॉब से जो बाहर निकाल रहा है। उसकी बात सुन इवान को अपना सिर कहीं दे मरने का कर रहा था। वो अपने दांत पिसते हुए कहता है, तुम बेवकूफ आदमी, भगवान जब दिमाग बांट रहे थे तो तुम कहाँ चरने चले गए थे? कृष्व भी अब इवान की बात सुन चिढ़ते हुए कहता है, मैंने क्या किया, मैं तो बस जो तुमने कहा वही कह रहा हूँ, और हाँ मैं पहले ही तुम्हें साफ साफ शब्दों में बता देता हूँ, मेरे पास काफी अच्छा ह्यूमन सेंस है। ऐसे ही मैं अर्श जैन द एशियन किंग का पर्सनल हैकर नहीं हूँ, समझे? एंड वन मोर थिंग, बाजवा कंपनी का सीईओ भी मैं ऐसे ही नहीं बना। ये सब कहते हुए कृष्व अपना कॉलर ठीक करते हुए अपने बालों में हाथ फेरता है। वही इवान उसकी बकवास सुन जल्दी से बोला, हाँ हाँ हम सबको पता है तुम में कितनी काबिलियत है। अब प्लीज बिग बॉस का काम जल्दी पूरा करो, और हाँ अपने कान खोल कर सुनो, दादी और दादाजी ने हम सबको आज जैन पैलेस बुलाया है। इवान की बात सुन कृष्व थोड़े एटीट्यूड के साथ जवाब देता है, ओके ब्रो, चिंता मत करो, सब हो जाएगा और मैं टाइम पर पैलेस भी पहुंच जाऊंगा। इवान बस हम बोलकर कॉल कट कर देता है। तभी उसे पीछे से किसी के आपस में लड़ने की आवाज आती है। वो पीछे मुड़कर जैसे ही दिखाता है अपने सिर पर हाथ मारते हुए कहता है,
ओह गॉड, कैसे नमूने बॉस और असिस्टेंट मिले हैं। इतना बोल उस ओर बढ़ जाता है। वहां अर्श का छोटा भाई श्रेयांश और उसके छोटे चाचू का बेटा निहित जंगली कुत्तों की तरह लड़ रहे होते हैं। ये तो जहमत थी कि ईवान का केबिन साउंड प्रूफ था, जिससे दोनों की आवाजें बाहर स्टाफ को सुनाई नहीं दे रही थी। ईवान अपनी एक हाथ पैंट के पॉकेट में हाथ डाले दूसरे हाथ से अपने फोन को अपने कानों के पास कर बोला, यस बिग बॉस, क्या आप यहाँ आ रहे हैं? ओके बॉस, उद्धरण चिन्ह। और फिर फोन कट कर पॉकेट में डाल सामने श्रेयांश और निहित को देखता है, जो अपनी लड़ाई भूल अपना मुंह खोले ईवान को ही देख रहे थे। दोनों ईवान के पास आकर एक साथ एक ही सुर में चिल्लाते हुए बोले, क्या कहा तुमने भाई, अभी यहाँ आ रहे हैं? दोनों के ऐसे चिल्लाने से ईवान अपने कान बंद कर लेता है। वो दोनों को इग्नोर कर अपने चेयर पर बैठते हुए कहता है, यस अर्श यहाँ आ रहा है। तुम दोनों को कोई प्रॉब्लम? वो अपनी आईब्रोस उचकाते हुए दोनों से पूछता है। दोनों उसके पास जाते हुए कहते हैं, अरे नहीं नहीं, हमें क्या प्रॉब्लम होगी। फिर श्रेयांश ईवान से धीरे से पर बड़े प्यार से पूछता है, वैसे भाई आ कब रहे हैं? ईवान अपने होठों को थोड़ा काटने के स्टाइल में करके कहता है, बस यही कहीं 5 या 10 मिनट में। और फिर अनजान बनते हुए कहता है, वैसे तुम दोनों क्या कर रहे थे यहाँ पर? वो अपने डोर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, जहाँ कुछ वक्त पहले वो दोनों ही जंगली कुत्तों की तरह लड़ रहे थे। निहित अपनी बतीसी दिखाते हुए ईवान की चेयर के हैंडल पर बैठ उसके कंधों को हल्के हल्के मसाज करते हुए कहता है, अरे कुछ नहीं ईवान भाई, हम दोनों तो बस ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे। और श्रेयांश की तरफ आंखें दिखाता है, जैसे बोल रहा हो, अगर अर्श भाई से बचना है तो यहाँ आकर यमराज के दूत को मनाओ। श्रेयांश भी निहित का इशारा समझ बिना किसी देरी के जल्दी से ईवान की टेबल पर बैठ उसके हाथों को अपने कंधों पर रख दबाते हुए बोला, अरे हाँ, हम दोनों तो बस ऐसे ही बोर हो रहे थे, तो सोचा क्यों ना थोड़ी मस्ती कर ले। और अपने दांत दिखा दिए। ईवान भी दोनों के मस्के को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहा था। उसे दोनों की हरकतों पर हंसी भी आ रही थी, पर वो अपने चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन ना लाते हुए कहता है, वैसे तुम दोनों को बता दूं, वो यहाँ आकर अपनी कंपनी के सारे शेयर मेंबर्स और एम्प्लॉयज के साथ मीटिंग करने वाला है, तो तुम दोनों भी मीटिंग की तैयारी कर लो। जैसे ही दोनों ने ये सुना कि आज साक्षात यमराज जी उनसे मीटिंग करने वाले हैं, दोनों के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है, जैसे उनकी सारी दुनिया ही उजड़ गई हो। दोनों बिना देरी किए वहां से अपने सिर पर पैर रखे भाग निकलते हैं। ये देख ईवान अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाता और खुल के हंसने लगता है। तभी उसे अर्श का कॉल आता है। ईवान अपना फोन चेक करता है, तो अपने फोन पर अर्श का कॉल आता देख ईवान जल्दी से कॉल रिसीव कर बोलता है, यस बिग बॉस। अर्श अपनी कड़क आवाज में बोलना शुरू करता है, मैं जैन कॉर्पोरेशन पहुंच चुका हूँ, सबको कॉन्फ्रेंस रूम में आने की इन्फॉर्म दे दो राइट नाउ। इतना बोल अर्श कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। ईवान भी बिना किसी देरी के सबको इन्फॉर्म कर खुद भी कॉन्फ्रेंस रूम की ओर बढ़ जाता है। कुछ ही वक्त में सब स्टाफ मेंबर्स, बोर्ड मेंबर्स और शेयर होल्डर्स कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। वहीं एक किंग साइज सोफे टाइप चेयर पर अर्श किसी राजा की तरह अपने पैर पर पैर चढ़ाए सामने चल रही कंपनी की सारी प्रेजेंटेशन और इन्फॉर्मेशन बड़े ध्यान से देख रहा था। पर वही बाकी सब मेंबर्स इतनी ऐस बड़ी ई में भी पसीना से तरबदर थे। सेम हाल श्रेयांश और निहित का भी था। दोनों के ही दिमाग में इस वक्त बस एक ही ख्याल आ रहा होता है कि हे भगवान, ये धरती फट जाए और हम उसमें समा जाएं। ईवान जो इस वक्त अर्श को प्रेजेंटेशन समझाकर सभी मेंबर्स को देखता है। अर्श के एक्सप्रेशन इस वक्त काफी खतरनाक लग रहे थे, पर वो इस खतरनाक लुक में भी काफी ज्यादा हैंडसम और डैशिंग लग रहा था। पर इससे वहां मौजूद लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बस भगवान से अपनी जिंदगी की भीख मांग रहे थे। तभी अर्श अपनी गुस्से से लाल आंखों से सभी की ओर देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में बोला, तुम सबको यहाँ काम करने के पैसे दिए जाते हैं या ऑफिस में आके आराम करने के? इतनी कड़क और डरावनी आवाज सुन वहां मौजूद सभी लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सब अपना सर झुकाए पसीने से पानी पानी हो गए थे। वहां का माहौल इतना शांत था कि एक सुई गिरे तो वो भी सुनाई दे जाए। अर्श अपनी खतरनाक आवाज में, तुम सब की 1 मंथ की सैलरी काटी जाती है, और जब तक तुम लोग कंपनी के सारे लॉसेस को वापस से सॉर्ट आउट नहीं कर देते तब तक तुम सबको आधी सैलरी दी जाएगी। ये बोल अर्श गुस्से से अपना कोट लेकर वहां से अपने केबिन में चला जाता है। ईवान भी जल्दी से अर्श के पीछे निकल जाता है। यहाँ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे सभी लोग अर्श के जाते ही गहरी सांस लेते हैं। वो सब तो बस वहां से जिंदा बचकर जाना चाहते थे।
उन्हें अपनी सैलरी के जाने से ज्यादा दुख नहीं हुआ, पर अगर एक बार वो सब इस कंपनी से निकाले जाते तो दोबारा कहीं जॉब की उम्मीद ही छोड़ देते, क्योंकि वो सब जानते थे कि इस वक्त वो द एशियन किंग की कंपनी से जुड़े हैं। एक बार यहाँ से निकाले जाने के बाद कोई और कंपनी उन्हें अपने यहाँ बिल्कुल मौका नहीं देने वाला। अर्श के केबिन में अर्श अपने हाथों में रेड वाइन लिए अपने केबिन में शीशे की बनी बड़ी सी विंडो के सामने खड़ा बाहर दिल्ली शहर को अपनी नम आंखों से देख रहा होता है कि तभी उसे अपने कंधों पर किसी के हाथ महसूस होते हैं। वो बिना मुड़े कहता है, आई वॉन्ट टू सी हर। इवान उसकी बात सुन अपना सिर हिला देता है और किसी को कॉल कर कुछ इंस्ट्रक्शन दे कॉल कट कर देता है। अर्श उसे बिना देखे पूछता है, कहाँ है वो? इवान उसके हाथ से वाइन का ग्लास लेते हुए कहता है, अपनी यूनिवर्सिटी में। अर्श उसकी तरफ मुड़ते हुए कहता है, उसके साथ क्या हुआ था? पता चला कुछ? इवान वाइन की एक सिप लेते हुए कहता है, अभी तक तो उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। काफी ट्राई करने पर भी हमें उसके बारे में बस थोड़े बहुत इन्फॉर्मेशन ही मिली है। शायद अब हमें उसी से कुछ पता चले। इवान की बात सुन अर्श अपना सिर हिला अपने सिंगल किंग काउच पर जाकर बैठ जाता है। तभी उसके फोन पर नोटिफिकेशन आता। अर्श उसे ओपन कर देखता है तो एक पल के लिए देखता ही रह जाता है और अपनी नजरें इवान पर डालता है जो उसे ही देख मुस्कुरा रहा था। अर्श उसे पूछता है, जो काम सुबह मैंने तुम्हें दिया था वो हुआ या नहीं? इवान अपना सर हाँ में हिलते हुए कहता है, सब हो गया है, बस अब ये खबर उस तक पहुंच जाए बस। और फिर वहां से जाते हुए कहता है, अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे भी तुम्हारी मीटिंग्स के शेड्यूल तैयार करने हैं। अर्श अपना सर हाँ में हिला देता है। इवान भी वहां से जल्दी निकल जाता है। अब अर्श अपने केबिन में अकेले बैठा अपने फोन पर आए उस फोटो को एकटक निहारने लगा। उसकी आंखों में बेशुमार प्यार और तड़प नजर आ रही थी। जो इंसान कुछ देर पहले खतरनाक और खौफनाक लग रहा था वही अब किसी के लिए बेबस दिख रहा था। उसकी आंखों में इस वक्त बेचैनी साफ देखी जा सकती थी। वो उस फोटो को बड़े प्यार से छूते हुए बोला, प्लीज लिटिल रैबिट जल्दी से मेरे पास आ जाओ, मैंने सबको खो दिया, यहाँ तक कि तुम्हें भी बहुत मुश्किल से तुम वापस मिली हो अब और दूर नहीं रहना चाहता। और प्यार से उस फोटो को किस कर लेता है। अंडस्को दूसरी ओर कॉलेज में क्लासेज ओवर हो चुके थे। सब अपने अपने क्लास से बाहर निकला ही रहे होते हैं कि तभी क्लास में उस कॉलेज के प्रिंसिपल और डीन आते हैं। सारे स्टूडेंट्स उन्हें ग्रीट करते हैं। प्रिंसिपल सबको मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, हेलो एवरीवन, आप सब तो हमें जानते ही होंगे। मैं हूँ इस कॉलेज का प्रिंसिपल डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय और ये है यहाँ के डीन रामाकांत शर्मा। रामाकांत शर्मा मुस्कुराते हुए सबसे कहते हैं, जैसा कि आप सब जानते हैं हर साल न्यू स्टूडेंट्स के आने की खुशी में उनके स्वागत के लिए कॉलेज एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता है। वैसे ही हर साल की तरह इस साल भी आप सब के लिए वेलकम पार्टी दी गई है। ये सुन सारे स्टूडेंट्स एक साथ तालियां और हुडिंग करना शुरू कर देते हैं। प्रिंसिपल सर सबको शांत कराते हुए कहते हैं, साइलेंस प्लीज। ये सुन सारा क्लास चुप हो जाता है। तो प्रिंसिपल सर आगे कहते हैं, ये वेलकम पार्टी आप सब के लिए है। आप सब की ये वेलकम पार्टी कल है और हाँ, इस वेलकम पार्टी में आप सभी के लिए एक सरप्राइज भी है, इसलिए प्लीज आप सब यहाँ इस पार्टी में जरूर शामिल हो। इतना बोल प्रिंसिपल सर और डीन वहां से निकल जाते हैं। वही सारे स्टूडेंट्स आपस में कल के लिए काफी एक्साइटेड हो एक दूसरे से अपनी फीलिंग्स शेयर करते हुए अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। श्रीशा भी खुशी से चहकते हुए कहती हैं, यार मैं तो अब कल के लिए सब्र ही नहीं कर पा रही हूँ। यार पिया, ये दिन कब निकलेगा? पिया उसे धकेलते हुए क्लास ने बाहर लाती है और कहती है, अब टाइम ही कितना बचा है, शाम तो होने ही वाली है, बस फिर कुछ देर में रात भी हो जाएगी और फिर कल सुबह। श्रीशा उसकी बात पर चिढ़ते हुए कहती है, ओह ऐसा होता है क्या? मुझे तो पता ही नहीं था। थैंक यू पिया जी मुझे इतनी जरूरी बात बताने के लिए, वरना मैं तो यही सोचती रह जाती कि ये दिन 400 सालों बाद बीतेगा है ना। फिर झुंझलाते हुए, यार पिया तू क्या है यार, तू यहाँ पर पढ़ाई के साथ साथ लाइफ को एंजॉय करने भी आए हैं। तू ऐसे खुद को किसी के सामने खोलेगी नहीं तो तेरे दोस्त कैसे बनेंगे? तू इतना क्यों डरती है लोगों से? पता है क्या, मुझे आज सुबह लगा था कि शायद अब तेरा डर कम होगा, पर नहीं, तू जो है वही रहना चाहती है। अरे यार, ऐसे तो तुझे कोई भी बुली करके चला जाएगा और चले भी जाते हैं। तू क्यों नहीं समझती कि कौन तेरा फायदा उठा रहा है, कौन अच्छा है और कौन बुरा है? तू लोगों को पहचानना कब सीखेगी पिया? पिया उसकी बातें सुन अपने नम आंखों से कहती हैं, सॉरी मैं ट्राई करती हूँ पर। श्रीशा उसे बीच में ही टोकते हुए कहती हैं, तू मुझसे प्रॉमिस कर कि तुझसे यहाँ कोई भी बात करेगा तो तू भी उससे बातें करेगी।
बस लड़कों को छोड़कर। पिया श्रीशा की तरफ देख अपना सर हाँ में हिला देती है। श्रीशा पिया का उतरा हुआ चेहरा देख बोलती है, अरे क्यूटी ऐसे क्यों मुंह लटका लिया, कहीं ऐसा तो नहीं कि तू ऐसा करके अपने बचपन के प्यार के बारे में बताने से बच जाएगी। बेटा तब तो तू बहुत बड़ी गलत फहमी में है। पिया उसे पप्पी फेस बनाते हुए बोली, ऐसा नहीं है। श्रीशा उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, अरे मेरी क्यूटी अगर ऐसा होता भी तो भी मैं तुझसे कैसे भी करके उगलवा ही लेती समझी। श्रीशा पिया को कॉलेज के बाहर ले जाते हुए बोली, अच्छा अब चल आज गोलगप्पे खाते हैं, बहुत दिन हो गए हैं गोलगप्पे खाए हुए। पिया भी जल्दी से बोली, हाँ हाँ चलो चलो। बेचारे गोलगप्पे भी पूछ रहे होंगे मेरी पिया कहाँ रह गई, आए ही नहीं मुझे खाने। पिया ने ये सब इतनी मासूमियत से बोला था कि श्रीशा खुद को हंसने से रोक नहीं पाई। वो हंसते हुए बोली, हाँ हाँ बहुत मिस कर रहे होगे, चलो अब। दोनों ऐसे ही हंसते हुए वहां से निकल जाती है। पर वही कोई था जो उन पर नजर रखे हुए था। ये और कोई नहीं अव्यान ही था। अव्यान अपने होठों पर हाथ फेरते हुए कहता है, कब तक बच्चों को, आज नहीं तो कल अकेले तो मिलोगी ही, तब देखता हूँ कौन तुम्हें मुझसे दूर करता है। इतना बोल वो भी आगे अपनी कार में बैठ अपने घर की ओर निकल जाता है। ऑफिस में अर्श अब तक बैठा बस अपने फोन में आए उस फोटो को निहारे जा रहा था कि तभी उसके केबिन का डोर खोल कुछ लोग बेदरांग एक दूसरे पर गिरते पड़ते अंदर घुसे चले आते हैं। ये देख हर्ष की भौहें तन जाती हैं और वो अपनी कड़क आवाज में कहता है, ये क्या बदतमीजी है। अर्श की आवाज सुन श्रेयांश अपने ऊपर गिरे कृष्ण और रेहान को हटाकर फर्श से उठाते हुए बोला, हे भगवान मार डाला रे, हाय मेरी कमर पतली कमरिया टूट गई रे। कृष्ण भी खुद को संभालते हुए उठ श्रेयांश को इग्नोर कर अर्श की तरह बढ़ जाता है। ये देख श्रेयांश बोला, बड़ा ढीठ बदतमीज आदमी है। कृष्ण उसकी बात सुन झट से बोला, अरे नहीं नहीं हम सब तो बदतमीज हैं, तुम ही एक तमीज वाले तमीजदार हो इस दुनिया में है ना। श्रेयांश उसको अपनी तीखी नजरों से उसे देखते हुए बोला, समझदार लोगों को इशारा काफी। और कृष्ण को अपने कंधों से धक्का दे अर्श की तरफ बढ़ जाता है। वही श्रेयांश की हरकत पर कृष्ण का मुंह बन जाता है। बाकी सब तो उसकी शक्ल देख हंसने लगते हैं। खुद पर सबको यूं हंसता देख उसने पहले श्रेयांश को देखा जो अर्श के पास जा रहा था, और फिर डोर पर खड़े त्रिमूर्तियों को जिसमें ईवान, निहित और रेहान खड़े थे, जो उसके जले पर अपनी हंसी का नमक छिड़कने का काम कर रहे थे। वही श्रेयांश अर्श के गले लगते हुए बोला, भाई कैसे हो आप, आपको पता भी है हम सब ने आपको कितना मिस किया। ये सब बोलते हुए उसका गला भर आया था। अर्श भी श्रेयांश को गले लगाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ श्रेय, तू कैसा है। एंड बाय द वे मुझे तो ये सुनने को मिला है कि मेरा छोटा सा श्रेय अपने भाई की गैर मौजूदगी में उसकी सारी जिम्मेदारियां संभालता था। श्रेयांश अर्श से अलग होते हुए बोला, भाई मैं भी ठीक हूँ, मुझे सब पता है। आप अभी ये सब बात कर मेरी बातों को काटना चाहते हो, पर आपको पता दादू और दादी आपके लिए छुप छुप कर रोते हैं। भाई वो आपके वापस आने के लिए हर रोज भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप जल्दी से वापस हम सब के पास आ जाओ। कोई दिन ऐसा नहीं गया जब दादी भगवान के सामने रोया ना करती हूँ। दादू जो हमेशा हंसते रहते हैं, वो छुप छुप कर आपकी फोटोज देख आपको याद किया करते थे भाई। अर्श उसके बहते आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, कुछ टाइम अकेले बिताना चाहता था, थक गया था मैं यहाँ। हर रोज मुझे उस आदमी की याद दिलाती थी जिसने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। ये सब कहते हुए उसकी आंखों में खून उतर आया था। वही ये सब देख रहे निहित और कृष्ण ने जल्दी से माहौल को नॉर्मल करने के लिए अंदर आते हुए कहा, अरे अरे हम सब भी हैं, हमें भूल आप दोनों तो खुद के भरत मिलाप में ही खो गए हो। दिस इज नॉट अ गुड थिंग। अर्श और श्रेयांश का ध्यान उस ओर जाता है जहां चारों खड़े उन्हें ही देख रहे थे। निहित और कृष्ण दोनों जल्दी से उन दोनों के पास जाते हैं और अर्श को बारी बारी से गले लगाते हुए उसका हालचाल पूछते हैं। अर्श भी दोनों से दोनों के बारे में पूछ, दोनों की फैमिली के बारे में भी पूछता है। तभी रेहान बीच में ही बोलता है, अरे यार बिग बॉस आप सब यही पूछोगे, उनसे मिलकर आराम से बैठकर बातें कर लेना। ईवान भी बीच में बोलता है, बिल्कुल, और वैसे थी तुम्हें आराम करना चाहिए, तुम जब से आए हो तब से थोड़ा भी आराम नहीं किया तुमने। श्रेयांश अर्श का हाथ पकड़ कहता है, हाँ भाई चलो, वैसे भी दादू और दादी आपका वेट कर रहे होंगे। तभी कृष्ण अर्श का दूसरा हाथ पकड़ कर अपनी तरफ खींचते हुए कहता है, नहीं अर्श मेरे साथ मेरी कार में आएगा क्योंकि मुझे उससे कुछ जरूरी बात करनी है। श्रेयांश जल्दी से अर्श को अपनी तरफ खींचते हुए कहता है,
देखो नीली आंखों वाले बागर बिल्ले, मुझसे पंगा मत लो, कह दिया ना भाई, अभी किसी के साथ कहीं नहीं जाएंगे, वो इस वक्त सीधा पैलेस जाएंगे, समझे। कृष्ण अपनी आंखें चढ़ाते हुए बोला। अबे ये लाल मुर्गी के गोरे चूजे, ज्यादा चू चू मत कर मेरे सामने वरना। श्रेयांश झट से बोला। वरना क्या? हाँ वरना क्या, आज बताओ वरना क्या। वही अर्श, ईवान, रेवान, निहित चारों सामने वर्ल्ड वार 3 की तैयारी में लगे श्रेयांश और कृष्ण की ही देख रहे थे। कृष्ण श्रेयांश को घूरते हुए कहता है। वरना। श्रेयांश भी अब फुल मूड में आ चुका था। वो भी पूरे जोश के साथ बोला। हाँ हाँ बोलो बोलो। तभी उन दोनों के कानों में अर्श की खतरनाक आवाज पड़ती है। अर्श गुस्से से दोनों को घूरते हुए अपने दांत पिसते कर कहता है। ये क्या बचकानी हरकत है? तुम दोनों को अकल है भी या फिर वो भी बेच खाए है? दोनों जो कुछ टाइम पहले एक दूसरे पर शेर और बबर शेर की तरह गरज रहे थे। अर्श की आवाज सुन बकरी के बच्चों की तरह मैमियाने लगे थे। ये देख वहां खड़े ईवान और रेहान तो बस मुस्कुरा रहे थे। पर निहित से तो अपनी हंसी कंट्रोल ही नहीं हो रही थी। बेचारा जैसे तैसे खुद की हंसी को कंट्रोल कर सामने देखने की कोशिश करता है, पर सामने श्रेयांश के चेहरे को देख उसे डबल हंसी आने लग जाती है। श्रेयांश और कृष्ण एक साथ सॉरी बोलते हैं। अर्श भी अब अपने दादू और दादी से मिलना चाहता था, इसलिए उसने भी अब उन दोनों को ज्यादा ना सुनाते हुए अपना कोट पकड़ा और अपने केबिन से बाहर निकल गया। उसके जाते ही बाकी सब भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल अपनी अपनी कार में बैठ जैन पैलेस के लिए निकल गए। वही दूसरी ओर रोड के साइड लगे गोलगप्पे के स्टॉल पर अपने हाथों को पंखा बना अपने मुंह के सामने हिलते हुए श्रीशा सिसकते हुए कहती है। भाई आप प्लीज मुझे मीठे गोलगप्पे खिलाओ, वरना आज मैं गई। गई मतलब गई। वही पिया तो अपनी धुन में खाते हुए कहती है। अरे भैया क्या बनाया है आपने, जरा और मिर्ची डालिए थोड़ा और तीखा बनाए ना, बिल्कुल भी टेस्ट नहीं आ रहा। श्रीशा सिसकते हुए कहती है। अबे ये मोटी कितना खाएगी यार, थोड़ी तो रहम दिखा, तुझे देखकर कौन कह सकता है कि तू इतना खाती होगी। पिया श्रीशा की बात सुन श्रीशा को अपनी तीखी नजरों से घूरते हुए कहती है। तुम अपना ये सड़ा हुआ मुंह बंद रखो, जब देखो तब मेरे खाने पर नजर डालती रहती हो। खून। और वापस से अपना गोलगप्पा एंजॉय करने लगती हैं। श्रीशा भी मुंह बनाते हुए अपने मीठे गोलगप्पे खाने लगते हैं। उन दोनों की ये नोकझोंक एक औरत अपनी कार में बैठी देख मुस्कुरा रही थी। उस औरत की उम्र यही कहीं 65 या 66 साल होगी। वो पिया को एकटक निहारे जा रही थी। पता नहीं क्यों पर उन्हें पिया को देख एक अपनेपन का एहसास हो था। उनका दिल उन्हें पिया से जाके बातें करने का कर रहा था। वो कुछ सोचते हुए जैसे ही बाहर निकली कि तभी उन्हें ड्राइवर की आवाज आई। बड़ी मैम आपको घर जल्दी चलना चाहिए, सर आपका वेट कर रहे हैं। उन्होंने जैसे ही ड्राइवर की बात सुनी उनके कदम वहीं रुक गए। उन्होंने एक नजर पिया को देखा और वापस कार में बैठ गई। उनके बैठते ही ड्राइवर कार को घर की ओर दौड़ा देता है। इधर पिया तो बस खाए ही जा रही थी और श्रीशा बेचारी अपनी सिसकियों के साथ उसे रोके जा रही थी। उसके ऐसे रोकने पर पिया चिढ़ते हुए बोली। यार प्लीज खाने देना, एक तो कितने दिनों बाद मिला है। श्रीशा गोलगप्पे वाले को पैसे देते हुए कहती है। तुझे पता भी है तूने अब तक कितने गोलगप्पे खा लिए हैं? पिया अपना अजीब फेस बनाते हुए कहती है। कितने ही खाए होंगे, ज्यादा से ज्यादा 10 से 15। श्रीशा उसे अपने साथ ले जाते हुए कहती है। अरे अरे कम से कम कितना खाया है उतना तो याद रखा कर। तूने अब तक पूरे 35 गोलगप्पे खाए हैं। मोटी। पूरे 35। अपनी आंखों को बड़ा बड़ा कर उसे अपनी उंगलियों से दिखाते हुए कहती है। ये सुनते ही पिया जोर से चीखते हुए कहती है। क्या? उसके ऐसी चिल्लाने से वहां आसपास से जा रहे लोग उन दोनों को घूरने लगते हैं। लोगों को ऐसे खुद को देखता देख पिया घबरा कर शांत हो जाती है। श्रीशा उसे देखते हुए कहती है। बेचारा गोलगप्पा भी सोचता होगा, किस कुंभकर्ण के पेट में जा रहा हूं मैं, जिसे मेरी कोई कदर ही नहीं। कम से कम मेरी गिनती तो सही कर लेती। पिया मुंह बनाते हुए कहती है। हाँ तो क्या हुआ, मेरा पेट मेरा मुंह, जितना चाहो उतना खाऊं, उससे तुम्हें क्या। श्रीशा अपनी कमर पर हाथ रख पिया को देख बोलती है। अच्छा बेटा ठीक है, फिर जब जानकी आंटी पूछेगी ना तेरी तबीयत खबर होने पर फिर बताऊंगी तुझे तो मैं। इतना बोल वो आगे बढ़ जाती हैं। उसकी ये धमकी सुन पिया जल्दी से उसके पास जाते हुए कहती है। अरे अरे तू तो बुरा मान गई श्री, मैं तो मजाक कर रही थी। श्रीशा नकली स्माइल के साथ कहती है। अच्छा तू मजाक कर रही थी पर मैं नहीं। श्रीशा पिया की बात सुन नकली मुस्कान के साथ कहती है। अच्छा तू मजाक कर रही थी पर मैं नहीं कर रही। पिया श्रीशा को अपने पप्पी फेस के साथ मनाते हुए उसके साथ घर की ओर बढ़ी जा रही थी। श्रीशा और पिया का ध्यान सड़क पर नहीं था।
तभी उनके सामने एक कार अपनी फुल स्पीड से ब्रेक लगाती है। उस कार के रुकते ही पीछे की बाकी 4 कार भी झटके से रुक जाती है। ये देख पिया और श्रीशा दोनों घबराकर एक दूसरे को गले लगा लेती हैं। श्रीशा थोड़ा घबराते हुए पिया से पूछती हैं, पिया क्या यमराज जी के पास हमारा नंबर आ गया? उन्होंने हमारा पर्चा फाड़ लिया। श्रीशा की बात सुन पिया अपना सर उठा चारों ओर देखती है, तो वहां अब तक काफी भीड़ इकट्ठा हो चुकी थी। पिया श्रीशा से अपनी घबराए आवाज में कहती हैं, अभी नंबर नहीं आया है हमारा। ये सुन श्रीशा जल्दी से पिया से अलग हो राहत की सांस लेते हुए कहती हैं, थैंक यू यमराज जी, इतनी जल्दी आपने कांटेक्ट नहीं किया हमें, वरना अभी तो मुझे अपनी शादी में पूरे उत्तम नगर में घूम घूम कर डांस करना है। और तो और मेरे बेचारे फ्यूचर हब्बी का क्या होता, वो तो भरी जवानी में ही विधवा हो जाता ना। और सोचे मेरे आने वाले बच्चों को कौन संभालेगा। राम राम राम, यहाँ तो कोई अपना भी नहीं, कब तक कोई संभालेगा। हाँ, तभी पिया की नजर उस कार से बाहर निकाले इंसान पर पड़ी जो उसे बड़ी हैरानी और थोड़ी खुशी के मिले जुले भाव के साथ देख रहा था। पिया उसके ऐसे देखने से थोड़ी अनकंफर्टेबल फील करने लगती हैं। वही श्रीशा भी अब तक सामने खड़े लड़के को पिया को ऐसे देखता देख नोटिस कर चुकी थी। उसने जल्दी से पिया को अपने पीछे कर उस लड़के से कहा, थैंक यू हमारी जान बचाने के लिए, अगर आपने टाइम पर कार का ब्रेक नहीं लगाया होता तो शायद अभी तक हम दोनों स्वर्गलोक की यात्रा कर रहे होते। यू नो हीव। श्रीशा की बातों से ईवान का ध्यान टूटता है। वो अभी कुछ बोलने ही वाला होता है कि रेहान कार से निकल बाहर आते हुए कहता है, इट्स ओके, और ईवान का हाथ पकड़ कार में बैठने को कहता है। वही ईवान कभी पिया को देखता तो कभी कार के बैक सीट पर बैठे अर्श को जो अपने टैब में कुछ कर रहा था। श्रीशा भी पिया से कहती हैं, चल पिया घर चलते हैं वरना लेट हो जाएगा, और पिया का हाथ पकड़ अपने साथ हर्ष की कार के बगल से निकलने लगती हैं। श्रीशा आगे आगे पिया का हाथ पकड़े हुए थी और पिया पीछे पीछे उसका हाथ पकड़ के चल रही थी। जैसे ही पिया अर्श की विंडो साइड से होकर गुजरती है, अर्श की नजर भी उसी वक्त उस पर पड़ती है। पिया को देखते ही अर्श कुछ वक्त के लिए ब्लैंक हो जाता है। वो बुत बने बस एकटक उस पिया को ही देखे जा रहा था। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसके सामने वही है जिसके लिए वो 10 साल बाद इंडिया आया है। उसका ध्यान अपनी कार के डोर बंद होने से टूटता है। वो बिना वक्त गवाए हड़बड़ी में कार से उतर पिया को ढूंढने लगता है, पर उसे दूर दूर तक पिया नजर नहीं आती। अर्श को ऐसे कार से उतर इधर उधर देखता देख ईवान समझ जाता है कि उसने उसे देख लिया है। वो भी कार से निकल अर्श के पास आते हुए कहता है, क्या हुआ, किसे ढूंढ रहा है तू? अर्श ईवान की तरफ बेचैनी से देखते हुए कहता है, तूने उसे देखा? ईवान अनजान बनते हुए कहता है, किसे? अर्श थोड़ा चिढ़ते हुए हल्के गुस्से में कहता है, अरे उसे जो अभी अभी हमारी कार के बगल से निकल कर गई है, वो वही थी। ईवान अर्श के मुंह से ये सुन अब पूरा कंफर्म हो जाता है कि अर्श ने उसे देख लिया है। वो भी अब अर्श के कंधों पर हाथ रखते हुए अपना सर हाँ में हिला देता है। अर्श ईवान को अपना सिर हाँ में हिलाता देख उसे गुस्से से कहता है, I want her, whatever it is, I want her now near me, close to me. ईवान अर्श को समझाते हुए कहता है, हाँ ठीक है, वो तेरे पास ही आएगी, वो तेरी ही है, पर अभी यहाँ से चल, दादी दादू वेट कर रहे होंगे, चल पैलेस चल के बात करते हैं। अर्श भी उसकी तरफ एक नजर देख कार में बैठ जाता है। कार पैलेस के लिए निकल जाती है। अर्श अपना सर सीट पर टिकाए आंखें बंद कर बस कुछ देर पहले हुए इंसिडेंट के बारे में याद करता है। मिलकर भी वो उससे अलग हो चुका था, उसके इतने करीब आकर दूर हो चुका था। वो अपने दिल पर हाथ रखे खुद से कहता है, लिटिल रैबिट तुम मुझे दिखी भी तो कुछ वक्त के लिए, काश वो वक्त वहीं थम जाता। फिर उसे अपने सामने पिया का चेहरा झलकता है। छोटा सा गोल चेहरा, प्यारी प्यारी हिरन की आंखों जैसी आंखें जिनकी बड़ी बड़ी पलकें नीचे झुकी हुई थी, पतले पतले होठ जिसके ऊपर लेफ्ट साइड में हल्का सा ऊपर एक छोटा सा काला तिल जिसे देख किसी का भी दिल फिसल जाए। ये याद करते हुए अर्श एक आह भरते हुए बोलता है, आई वॉन्ट टू बी विद यू सो बैडली। वही पैसेंजर सीट पर बैठा ईवान फ्रंट मिरर से उसकी बेचैनी को देख रहा था। वो जानता था अर्श इस वक्त कैसा फील कर रहा होगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी ओर पिया और श्रीशा घर पहुंचते हैं तो जानकी आंटी को गुस्से से उन्हें ही घूरते हुए सामने गेट पर खड़ा पाते हैं। श्रीशा उन्हें ऐसे देखता देख पिया से फुसफुसा कर बोलती हैं, लगता है जानकी आंटी की भारतीय माँ जागने वाली हैं। पिया भी उसकी बात सुन अपनी मुंडी हिलते हुए धीरे से कहती है, हम लगता तो यही है, और अब तो मेरे सारे गोलगप्पे इनकी डांट सुनकर ही पच जाएंगे।
पिया की बात सुन श्रीशा उसे घूरते हुए कहती है, तुझे यहाँ अपने गोलगप्पे पचाने की पड़ी है, और यहाँ हमारी क्लास लगने वाली है, तुझे उसकी नहीं पड़ी। ओ गॉड, तू कभी सुधरेगी भी या नहीं। दोनों की खुसुर फुसर को जानकी आंटी बड़ी गौर से देख रही थी। तभी वो दोनों को अपने दांत पिसते हुए कहती हैं, तुम दोनों को कोई अकल वकल है भी या नहीं? तुम दोनों को पता भी है मैं कब से तुम दोनों का इंतजार कर रही हूँ, पर नहीं, तुम दोनों मडोना को तो घूमने से फुर्सत ही नहीं है। इतना बोलते बोलते जानकी आंटी घर के अंदर आकर अपना काम करने लगती हैं। वही अब श्रीशा और पिया भी जानकी आंटी को मनाने के लिए घर के अंदर आकर उनके पीछे चली जाती हैं। पर जानकी आंटी उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से निकल किचन में चली जाती हैं। ये देख श्रीशा और पिया लाचारी से अपना सिर हिलाती है और वो भी किचन में चली जाती हैं। किचन में जानकी आंटी गाजर का हलवा बना रही थी। ये देख श्रीशा के मुंह में पानी आ जाता है। वो जल्दी अपने जीभ को होठों पर फिरते हुए कहती हैं, अरे वाह, भले ही हमारी जानू हमसे कितना भी नाराज क्यों ना हो, पर हमारा हमेशा पूरा ख्याल रहती है। पिया उसकी बात सुन अपने फेस पर ढेर सारी मासूमियत लाते हुए जानकी आंटी को पीछे से हक कर लेती है और उनके कंधों पर अपनी चीन को टिकते हुए कहती है, सॉरी ना जानू, गलती हो गई, नेक्स्ट टाइम से पक्का ऐसा नहीं होगा, प्रॉमिस। श्रीशा भी जल्दी से आके पिया और जानकी आंटी को अपनी बहें फैलाकर गले लगा लेती है और उनके दूसरे कंधे पर अपना चीन टिकते हुए कहती है, हाँ जानू प्लीज सॉरी ना, हम दोनों सच में कहीं नहीं घूम रहे थे। तभी पिया अपनी सॉफ्ट वॉइस में ढेर सारी मासूमियत लिए बोलती हैं, हाँ जानू, श्री सच कह रही है, आज कॉलेज का फर्स्ट डे था इसलिए थोड़ा लेट हो गया, वरना हम तो कब का आ जाते सच्ची। जानकी आंटी दोनों को हटाते हुए कहती हैं, बस बस ज्यादा मीठी मीठी बातें मत बनाओ वरना मुझे और ज्यादा डायबिटीज हो जाएगी। श्रीशा जल्दी से बोलती है, अरे अरे, डायबिटीज तो आपके दुश्मनों को हो, अभी तो आपको अपने उस बूढ़े आशिक के साथ रास लीला भी तो मनानी है, ऐसे कैसे आपके कुछ होगा। उसकी बात सुन जानकी आंटी गुस्से से अपनी आंखें छोटी छोटी कर श्रीशा के कान खींचते हुए कहती हैं, बहुत बोलने लगी है तू, समझी बड़ी आए मेरी रासलीला रचाने वाली। हाँ, अगर ऐसी बातें किसी ने सुन ली तो क्या कहेंगे लोग मेरे बारे में? छी छी, पूरी बेशर्म हो चुकी है ये लड़की। श्रीशा अपने कानों को पकड़े दर्द से चिल्लाती है, अरे यार जानू प्लीज मेरे कान छोड़ो वरना उखड़कर हाथ में आ जाएंगे। श्रीशा की ये हालात देख पिया अपना पेट पकड़कर हंस रही थी, जो श्रीशा के जले पर नमक छिड़कने का काम कर रहा था। श्रीशा अपने दांत पिसते हुए दर्द में ही पिया से कहती है, तू रुक पिया की बच्ची, बड़ी हंसी आ रही है ना तुझे मेरी हालत पर? कोई नहीं बेटा, बस यहाँ से छूटने दे फिर बताती हूँ। पिया उसकी बात सुन अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए कहती है, पहले खुद को तो देख फिर मुझे देखना, और हंसने लगती हैं। जानकी आंटी पिया को भी अपने दूसरे हाथ से चपत लगाते हुए कहती हैं, तू भी कोई दूध की धुली नहीं है, तुम दोनों ही मेरी नाक में दम किए रहते हो समझी। पिया अपने गाल सहलाते हुए कहती हैं, अरे जानू मैंने क्या किया, जो करती है श्री ही करती हैं। श्रीशा पिया का ब्लैम सुन पिया को घूरते हुए कहती हैं, हाँ हाँ, जो करती हूँ बस मैं ही करती हूँ, जानू ये तो बस मुझे आइडिया देती रहती है ना। जानकी आंटी श्रीशा के कान छोड़ते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ तुम दोनों के सारे कारनामे, चलो अब बहुत हुआ, जाकर जल्दी से फ्रेश हो जाओ, जब तक मैं तुम दोनों के लिए जानकी स्पेशल गाजर का हलवा निकलती हूँ। श्रीशा अपने कान को सहलाते हुए कहती हैं, मेरे लिए ज्यादा। जानकी आंटी किचन में जाते हुए कहती है, हाँ हाँ तुम्हारे लिए ज्यादा, और किचन में चली जाती हैं। वही अब श्रीशा अपना पेट पकड़े हंसती हुई पिया को गुर्राते हुए देखती हैं। पिया खुद पर किसी के गुस्से वाले नजरों को महसूस कर अपना सर ऊपर उठा देखती हैं, तो श्रीशा उसे ही अपनी खा जाने वाली नजरों से घूर रही होती है। पिया अपनी हंसी कंट्रोल कर जल्दी से अपने कमरे की तरफ भागती हैं, तो श्रीशा भी उसके पीछे भागते हुए कहती हैं, पिया की बच्ची तू भाग कहाँ रही है? रुक तुझे बताती हूँ, बड़ी हंसी आ रही थी ना। पिया कमरे की तरफ भागते हुए कहती हैं, अरे श्री सॉरी, वो तो बस मैं ऐसे ही हंस रही थी, मैं तुझ पर बिल्कुल नहीं हंस रही थी सच्ची। और भागते हुए सीधा वॉशरूम में घुस जाती हैं। श्रीशा वॉशरूम के दरवाजे को घूरते हुए कहती है, पिया जी मेरा नाम भी श्रीशा अरोड़ा है, तुझे तो मैं ऐसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और वो भी जल्दी से फ्रेश होने के लिए अपने कपड़े निकालने लगती हैं। दिल्ली सिटी से बाहर कुछ दूरी पर एक काफी आलीशान पैलेस, जिसके चारों ओर काफी टाइट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ बॉडीगार्ड्स उस पैलेस को कवर किए हुए खड़े थे। तभी वहां अर्श की कार आकर रुकती हैं। जैसे ही कार रुकती हैं, कुछ बॉडीगार्ड दौड़ते हुए उस कार के डोर ओपन करते हैं।
इस वक्त पूरे एशिया के मोस्ट हैंडसम बॉयज वो भी एक साथ अपने हाथ अपनी पैंट की पॉकेट में डाले, आंखों पर ब्लैक गॉगल्स चढ़ाए, एक साथ उस पैलेस के सामने एक लाइन में खड़े थे। ये नज़ारा इतना खूबसूरत था कि अगर दुनिया की कोई भी लड़की उन मोस्ट हैंडसम बॉयज को देख लेती तो उन्हें साक्षात इंडियन बीटीएस मेंबर्स के दर्शन हो जाते। अर्श अपने आंखों से गॉगल्स हटा उस पैलेस को देखता है और उस ओर अपने बढ़ा देता है। वहीं बाकी सब भी अर्श के पीछे पीछे पैलेस की ओर बढ़ी जाते हैं। अर्श जैसे ही पैलेस के अंदर कदम रखने को होता है, उसके कानों में किसी की मीठी आवाज पड़ती है। वो अपने कदमों को वहीं रोक अपना सिर उठा सामने देखता है, जहां एक बुजुर्ग औरत अपने हाथों में पूजा की थाल लिए अर्श को देख मुस्कुरा रही होती है। वहीं उन औरत के अंधों को पीछे से पकड़े एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे। अर्श दोनों को देख अपने इमोशनलेस चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेर कर उन्हें देखता है और धीरे से बुदबुदाते हुए बोलता है, दादी दादू। अर्श धीरे से बोलता है, दादी दादू। तभी अर्श के पीछे से श्रेयांश शरारत भरी आवाज में कहता है, ओए होए दादू, बड़ा प्यार आ रहा है दादी पर। हाँ, हाउ रोमांटिक। सत्येंद्र जैन अर्श और श्रेयांश के दादू प्रतिभा जैन अर्श और श्रेयांश की दादी को अपनी बाहों में कसते हुए कहते हैं, हाँ हाँ और नहीं तो क्या, अभी तो हमारी उम्र ही है अपनी प्रतिभा जी की ठुड्डी को प्यार से अपनी तरफ करते हुए मिसेज को प्यार करने की। दादाजी की ये बात सुन श्रेयांश, कृष्व और नेहित एक साथ सीटियां बजाते हुए कहते हैं, वाओ दादू, हाउ रोमांटिक मोमेंट। प्रतिभा जी सत्येंद्र जी को धक्का देते हुए कहती है, धत क्या, आप भी बच्चों के सामने कुछ भी बोलते हैं, शर्म कीजिए कुछ। और तुम तीनों, श्रेयांश, कृष्व और नेहित की ओर नकली गुस्से से देखते हुए बोलती हैं, तुम तीनों को अपने दादी दादू की नहीं अपनी रोमांस की चिंता करनी चाहिए। तुम सब 26-27 से ऊपर के हो गए हो पर अब तक कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं तुम सबकी है। कहा इस उम्र में सबकी शादी हो, बच्चे हो जाते हैं और यहाँ तुम सब खुद बच्चे बने हुए हो। श्रेयांश जल्दी से बोलता है, अरे दादी, मैं इन सब से छोटा हूँ, मैं अभी सिर्फ और सिर्फ 24 का ही हूँ, तो आप क्यों मुझे इन बुजुर्ग लोगों की लिस्ट में डाल रही हो? और वैसे भी आपको सबसे पहली भाई को बोलना चाहिए क्योंकि वो 30 के होने वाले। वो इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही उसे अपने ऊपर सभी की गुस्से में घूरती नजरें महसूस होती हैं। तो वो अपनी बत्तीसी दिखाते हुए कहता है, ही, अरे दादी, आप भी ना कब से गेट पर ही खड़ा रखा है, अब अंदर भी तो आने दो, बेचारे भाई की इतना थक गए हैं। दादी मुस्कुराते हुए कहती, हाँ हाँ, और उन सब की ओर बढ़ जाती हैं। दादी बड़े ही प्यार से अर्श को तिलक कर आरती करती हैं। इस वक्त उनकी आंखें खुशी से छलक उठी थी। अर्श दादी को गले लगाते हुए कहता है, कैसी हैं आप दादी? दादी उससे अलग होते हुए उसके गालों को प्यार से सहलाते हुए कहती हैं, तू आ गया है ना मेरा बच्चा, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। दादू उस इमोशन माहौल को थोड़ा खुशनुमा बनाते हुए बोले, अरे सब बातें वहीं पर ही करनी है क्या? और अर्श की ओर मुस्कुराते हुए देख बोलते हैं, जरा यहाँ आकर हमसे भी तो मिलिए बरखुरदार। अर्श अपना सिर हिलते मुस्कुरा देता है और पैलेस में दाखिल होते हुए दादू के गले लग जाता है। दादू बड़े प्यार से अर्श के सिर पर हाथ फेरते हुए बोलते हैं, अब मत जाना मेरा बच्चा। अर्श के बोलने से पहले ही कृष्ण हंसते हुए बोल पड़ता है, अरे दादू, अब तो आप कहेंगे तब भी ये कहीं नहीं जाएगा, अब ये हमेशा यहीं रहेगा। अर्श के कंधों पर हाथ रखते हुए और हंसते हुए अर्श से पूछता है, क्यों, सही कहा ना? अर्श उसे अपनी घुराती निगाहों से घूरने लगता है। कृष्ण अर्श को ऐसे खुद को घूरते हुए देख जल्दी से ईवान और रेहान के पास जाकर चुपचाप एक शरीफ बच्चे की तरह खड़ा हो जाता है, जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। दादी कृष्ण की बात सुन कहती हैं, हाँ, और अब जल्दी से तुम सब शादी कर मुझे नन्हे नन्हे राजकुमार या राजकुमारी दे दो, क्योंकि अब हम यहाँ घर में अकेले रह रहकर बोर हो चुके हैं। कम से कम उनके आने से हमें किसी के साथ खेलने को तो मिलेगा। दादी की बात सुन ईवान और कृष्ण अर्श को देखने लगते हैं। अर्श भी ईवान और कृष्ण की नजरों को खुद पर देख समझ जाता है कि वो दोनों क्या खिचड़ी पका रहे हैं। अर्श दोनों को अपनी आंखें दिखा पहले ही सचेत कर देता है कि अगर तुम दोनों के अलावा किसी और को कुछ भी पता चला तो अगली बार तुम दोनों न्यूज़पेपर में निकलोगे, समझे? ईवान और कृष्ण दोनों अर्श की आंखों ही आंखों वाली धमकी समझ जाते हैं और हड़बड़ा कर उधर उधर देखने लगते हैं। तभी उन दोनों की नजर निहित और कृष्ण पर जाती है, जो चुके चुके अपने अपने रूम में जा रहे थे। अर्श भी अब रेस्ट करना चाहता था, इसलिए वो दादी और दादू को बोल अपने रूम में चला जाता है। उसके जाते ही ईवान, कृष्ण और रेहान भी अपने अपने कमरे की ओर बढ़ जाते हैं। वही हॉल में दादी दादू के गले लग अपने भराए गले से कहती हैं,
पता नहीं किसको हमारे परिवार की नजर लग गई है। मेरा बच्चा अर्श के रूम की ओर देखते हुए कितना बदल गया है। उसने हम सब से दूर रहकर हमें तो संभाल लिया, पर वो खुद को नहीं संभाल पाया। दादू दादी की शांत कराते हुए कहते हैं, आप शांत हो जाए, वक्त के साथ सारे जख्म भर जाते हैं। हमारा अर्श भी वापस पहले के जैसा हो जाएगा, वो भी दिल से खुश रहने लगेगा। दादी थोड़े गुस्से से, कुछ ठीक नहीं होगा, 17 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या ही होगा। इतना बोल दादी वहां से अपने रूम में चली जाती हैं। दादू को भी अर्श की फिक्र होती थी, पर वो दादी के सामने जताते नहीं थे। दादू यही सोचने हुए दादी के पीछे पीछे चले जाते हैं। अर्श का मास्टर बेडरूम। अर्श अपनी आंखें बंद कर शावर के नीचे खड़ा कुछ सोच रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर दर्द साफ देखा जा सकता था। फ्लैशबैक। एक बच्चा जिसकी उम्र 7 या 8 साल होगी, एक बड़े से विला में दौड़ते हुए, मम्मा, मम्मा, अरे क्या हुआ बेटा, आप ऐसे क्यों दौड़ रहे हो? क्या हुआ, मैं यही तो हूँ, एक औरत उस बच्चे को अपने पास पकड़ते हुए कहती है। बच्चा थोड़ी टेंशन और झुंझलाहट में बोलता है, मम्मा, ईशानी माँ और लिटिल रैबिट कहाँ हैं? वो लोग मेंशन में नहीं है मम्मा। लिटिल रैबिट कहाँ गई है? मम्मा, मुझे उसे देखना है। कहाँ है वो औरत प्यार से अपनी निस पर बैठ उस बच्चे के छोटे से फेस को अपने हाथों में भरते हुए बोलती है, अर्श बेटा, आपकी ईशानी माँ और लिटिल रैबिट अपने नानू से मिलने गए हैं। शाम तक वो दोनों ही वापस आ जाएंगे, तब आप अपनी लिटिल रैबिट से मिल लेना, ओके? अर्श गुस्से से काउच पर रखे कुशन्स को फेंकते हुए कहता है, नो, मुझे अभी रैबिट से मिलना है। वो मुझे कैसे बिना बताए जा सकती हैं? आयशा, अर्श की मम्मा, जैसे ही कुछ बोलने को होती है, उनके फोन पर किसका कॉल आने लगता है। वो अर्श को पकड़ते हुए कॉल रिसीव करती है। उधर से जो आयशा ने सुना, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उनकी आंखों से आंसू पानी की तरह बहने लगता है। अर्श जो कब से अपनी मम्मा से छूटने की कोशिश कर रहा था, वो अपनी मम्मा को रोता देख जल्दी से उनका हाथ पकड़ हिलाते हुए पूछता है, मम्मा, मम्मा, क्या हुआ मम्मा, आप रो क्यों रहे हो? आई एम सॉरी मम्मा, मैं जिद नहीं करूंगा। अब जब लिटिल रैबिट आ जाएगी तभी उससे बात करूंगा और डांटूंगा भी। आयशा अर्श की बात सुन उसे गले लगाकर रोने लगी, और फिर अचानक उससे से अलग हो अर्श को समझाते हुए बोलती है, बेटा आप घर पर ही रहना, मैं अभी आपकी लिटिल रैबिट और ईशानी माँ को लेकर आती हूँ। ओके बेटा, आप तब तक यही रहना, कहीं मत जाना, मैं अभी आई। अर्श अपनी मम्मा को ओके मम्मा बोलता है, तो आयशा एक सर्वेंट को बुला उससे कहती है, मेरे आने तक अर्श और श्रेय का ध्यान रखना। ये बोल वो वहां से निकल जाती है। छोटा अर्श अपनी मम्मा को बस जाता हुए देखता रह जाता है। फ्लैश बैंक एंड। अचानक अर्श अपनी आंखें खोल गुस्से से चिल्लाता है, नील जैन, आई हेट यू। वही दूसरी ओर अरोड़ा हाउस। श्रीशा, पिया और जानकी आंटी तीनों बैठे जानकी स्पेशल गाजर का हलवा एंजॉय कर रहे थे, पर श्रीशा अपनी आंखें छोटी छोटी कर पिया को देखते हुए अपना हलवा खा रही थी। पिया भी उसकी ऐसी नजरों को देख समझ रही थी कि श्रीशा उसका बैंड बजाने का ही प्लान बना रही है। वही जानकी आंटी तो दोनों के लफड़े से बेखबर टीवी पर ये रिश्ता क्या कहलाता है देखते हुए अपने बनाए हुए हलवे का लुत्फ उठा रही थी। तभी पिया जानकी आंटी को देखते हुए कहती है, जानो, मुझे ना आपसे कुछ बात करनी है। जानकी आंटी अपनी ही धुन में कहती है, हम कहो ना, क्या बात है, मैं सुन रही हूँ। पिया एक नजर श्रीशा को देखती है, जो अपनी एक आईब्रो चढ़ाए उसे ही देख रही थी। पिया उसको देख अजीब स्माइल पास करती है, जिसे देख श्रीशा मुंह बनाते हुए हलवा अपने मुंह में डाल लेती है। पिया भी अब उस पर ध्यान ना देते हुए जानकी आंटी से कहती है, जानो, मुझे एक होटल में जॉब मिली है, क्या मैं वो जॉब कर सकती हूँ प्लीज? देखो, मना नहीं करना, प्लीज प्लीज प्लीज। जानकी आंटी का जो हाथ हलवा खाने के लिए उठा था, वो बीच में ही रुक जाता है। जानकी आंटी जल्दी से टीवी बंद कर पिया की ओर देखती है, जो उन्हें ही अपनी मासूम सी हिरनी जैसी आंखों से देख रही थी। पिया जानकी आंटी के बोलने से पहले ही बोलना शुरू कर देती है, जानो देखो, कुछ भी बोलने से पहले आप मेरी बात सुनो फिर बोलना प्लीज। वो मैंने जिस होटल में जॉब ढूंढी है, वो पूरे दिल्ली का सबसे बड़ा और महंगा होटल है, और मेरी जॉब टाइमिंग शाम के 4 से 9 बजे तक है, तो इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। वैसे भी मेरा कॉलेज 3 बजे तक तो खत्म हो ही जाता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। इसलिए प्लीज ना जानू, प्लीज मना मत करना। फिर श्रीशा को देख बच्चों की तरह जिद करते हुए बोलती है, श्रीशा भी तो बच्चों को ट्यूशन देती है, और उसने भी जॉब के लिए अप्लाई किया है, प्लीज ना, आप तो जानती ही हो ना, ये घर भी आपने हमारी पढ़ाई के लिए गिरवी रख दिया है।
और ऊपर से वो लोग हमें यहाँ से निकालने की धमकी देते रहते हैं। वो हमें कभी भी यहाँ से निकल सकते हैं, और आप अकेली कितना संभालेंगी। श्रीशा भी पिया का साथ देते हुए कहती हैं, हाँ जानू प्लीज मना मत करना, आपने हमें आज तक किसी चीज की कमी नहीं होने दी, प्लीज अब हमारी बारी। लास्ट वन चांस जानू। जानकी जी दोनों को अपनी नम आंखों से देखते हुए कहती हैं, मेरे बच्चे कब इतने बड़े हो गए मुझे पता ही नहीं चल। इतना बोल वो पिया श्रीशा को एक साथ गले लगा लेती है। पिया उनसे अलग होते हुए कहती हैं, तो क्या अब मैं जॉब कर सकती हूँ? जानकी आंटी मुस्कुराते हुए अपना सिर हाँ में हिला देती हैं। ये देख पिया खुश होते हुए जोर से चिल्ला कर कहती है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच जानू, आई लव यू। ओम। श्रीशा जानकी जी के गले लगते हुए कहती हैं, आई लव यू अलॉट जानू। जानकी जी पिया को अपनी सीरियस आवाज में कहती हैं, पर मेरी एक शर्त है। पिया और श्रीशा दोनों ही उन्हें हैरानी से देखते हुए एक साथ एक ही सुर में पूछती हैं, कैसी शर्त? जानकी जी सीरियस एक्सप्रेशन के साथ, तुम दोनों ही अपना ख्याल रखोगी, और तुम श्रीशा की ओर देखते हुए किसी से पंगा नहीं लोगी वरना। श्रीशा और पिया दोनों एक साथ स्माइल करते हुए कहती हैं, पक्का वाला प्रॉमिस, हम एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखेंगे और किसी से पंगा भी नहीं लेंगे। पिया और श्रीशा आज बहुत खुश थी, क्योंकि उन्होंने जानू उर्फ जानकी आंटी को जो मना लिया था, पर जानकी आंटी के चेहरे पर इस वक्त परेशानी की लकीरें उभार आई थी। वो एकटक बस हंसती मुस्कुराती पिया को ही देखे जा रही थी। तभी उन्हें श्रीशा के चीखने की आवाज आती है। उसके ऐसे चीखने से पिया के हाथों से हलवे की कटोरी छूट नीचे गिर जाता है। वहीं जानकी आंटी तो अपने सीने पर हाथ रख उसे हैरानी से आंखें फाड़े देखने लगती हैं। श्रीशा दोनों को ऐसी देखता देख पहले तो कंफ्यूज हो जाती है और सोचने लगती हैं, इन दोनों को क्या हुआ। जब उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो दोनों के रिएक्शन को इग्नोर कर पिया के पास से उठ फुदकते हुए जानकी आंटी के पास जाती हैं और उनके बगल में बैठते हुए एक्साइटमेंट में कहती है, जानो पता है कल ना हमारे कॉलेज में फ्रेशर्स पार्टी है। श्रीशा की बात सुन पिया अपनी आंखें छोटी करते हुए कहती हैं, तूने ये बताने के लिए इतनी जोर से चिल्लाया? श्रीशा पिया की बात सुन हंसते हुए कहती हैं, हाँ यार मुझे अभी याद आया, इसलिए मैंने ना बिना टाइम वेस्ट किए जानू को बता दिया। और फिर जानकी आंटी की तरफ देखते हुए कहती हैं, मुझे तो अब सब्र ही नहीं हो रहा, मन कर रहा है अभी उड़कर चली जाऊं। ये बोल वो अपने दिल पर हाथ रख आगे बोलती हैं, हाय कितना मजा आएगा ना। जानकी आंटी उसकी बातें सुन उसके सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए कहती हैं, बेवकूफ लड़की, कभी तो अपनी बचकानी हरकतों से बाज आ जाया कर, अभी डरा दिया था ना तूने मुझे। जानकी आंटी के बात सुन श्रीशा उन्हें कंफ्यूजन से देखते हुए पूछती हैं, पर मैंने कैसे आपको डरा दिया? मैंने क्या किया अब? तो पिया वहां फैले बर्तनों को समेटते हुए कहती हैं, क्योंकि तूने ये बताने के लिए इतना जोर से चिल्लाया कि अगर हमारे अलावा कोई और होता तो उसे अब तक हार्ट अटैक आ चुका होता। ये बोलते हुए पिया किचन की ओर चल देती हैं। श्रीशा पिया की बात सुन मुंह बनाते हुए जानकी आंटी से कहती हैं, जानो ये लड़की कभी किसी चीज को लेके एक्साइटेड क्यों नहीं होती? अरे कम से कम खुद नहीं होती तो क्या अब मैं भी ना हूँ? हद है मतलब। और फिर जानकी आंटी से शिकायत करते हुए कहती हैं, सब आपकी वजह से हैं, आपने ही उसे ऐसा बना दिया है। आप हमेशा उसे इस घर में रखते हो, कहीं बाहर जाने नहीं देती, जैसे अगर वो बाहर गई तो कोई उसे उठाकर कैद कर लेगा। श्रीशा की बात सुन जानकी आंटी थोड़ी परेशान हो जाती है, पर अपनी परेशानी को छुपाते हुए कहती हैं, क्या बकवास कर रही हैं तू? मैं कहा उसे घर में बांध कर रखती हूँ, उसे खुद कहीं जाना पसंद नहीं है। श्रीशा झल्लाते हुए कहती हैं, नहीं जानू, आप उसको हमेशा ऐसे प्रोटेक्ट करके रखती हो जैसे उसे कोई जान से मार देगा। श्रीशा के मुंह से ये सुन जानकी आंटी गुस्से में उसे डांटते हुए कहती हैं, चुप, बिल्कुल चुप, क्या नाप शनाप बोले जा रही है? बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, समझी? जानकी आंटी को ऐसे गुस्से में देख श्रीशा थोड़ा डर जाती हैं। वो जैसे ही कुछ बोलने को होती है, तभी जानकी आंटी उसे बीच में टोकते हुए कहती हैं, बस बहुत हुआ, डिनर का टाइम हो चुका है, मैं अभी खाना लगाती हूँ, दोनों चुपचाप डिनर कर अपने अपने कमरे में जाकर आराम करो। ये सब बोल वो किचन में चली जाती हैं। इधर श्रीशा अपनी नम आंखों से उन्हें जाते हुए देखती है और कहती हैं, मम्मा भले मैं आपको मम्मा नहीं कहती, पर मैं हूं तो आपकी ही बेटी, मुझे पता है कुछ तो ऐसा है जो आपको परेशान करता है। ये सब बोल श्रीशा अपने कमरे में चली जाती हैं। जानकी आंटी जैसे ही किचन में जाती हैं तो उनकी नजर पिया को सारे बर्तनों को साफ कर उनकी जगह पर सेट करते हुए पर पड़ती है। पिया को देख उनकी आंखें नम हो जाती हैं।
इन्हें श्रीशा की बातें याद आने लगती हैं। पिया जैसे ही पीछे मुड़ जाने को होती हैं, तो वो जानकी आंटी को खुद में यूं खोया देख उनके पास आते हुए कहती हैं, जानू मैंने बर्तन साफ कर दिए हैं। जानकी आंटी उसके गालों को प्यार से छूते हुए कहती हैं, तुम जाओ मैं अभी खाना लगाती हूँ। पिया उनकी बात सुन में सिर हिला वहां से चली जाती हैं। जानकी आंटी उसे अपनी नम आंखों से जाता देख बोलती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगी। जैसे आज तक उन्हें कुछ पता नहीं चलता वैसे ही आगे भी कुछ पता नहीं चलेगा। ये मेरा वादा है अपनी बच्ची से। कुछ ही देर में उन्होंने डिनर तैयार कर श्रीशा और पिया को बुलाया। दोनों नीचे आकर अपनी अपनी जगह ले लेती हैं। जानकी आंटी भी दोनों को डिनर सर्व कर खुद भी डिनर करने बैठ जाती हैं। थोड़ी ही देर में तीनों का डिनर हो जाता है। जानकी आंटी डाइनिंग टेबल साफ कर बाकी काम खत्म करने किचन में चली जाती हैं। श्रीशा और पिया भी अपने कमरे में चली जाती है। वही दूसरी तरफ जैन पैलेस में सब डाइनिंग टेबल पर बैठे अर्श का वेट कर रहे थे। कुछ ही देर में अर्श उन्हें स्टेयर से नीचे आता दिखता है। दादी अर्श को देख प्यार से कहती हैं, बेटा जल्दी आओ खाना ठंडा हो जाएगा। और ईवान ने हमें बताया कि तुमने सुबह से कुछ खाया भी नहीं है। अर्श दादी की बात सुन दादू के सामने वाली चेयर पर बैठते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, ऐसा नहीं है दादी बस थोड़ा काम था, इसलिए थोड़ा लेट हो गया। दादी अर्श की बात सुन हल्के गुस्सा के कहती हैं, कितना काम करते हो, कभी तो अपनी फिक्र कर लिया करो। तभी बीच में कृष्व अपनी बत्ती सी चमकाते हुए कहता है, अरे दादी आप चिंता मत करिए, अर्श की चिंता के लिए तो उसकी। वो इसके आगे कुछ बोल पता कि तभी ईवान जो उसके बगल में बैठा था उसके पैर पर जोर से एक लात दे मारता है। कृष्व एकदम से चिल्ला देता है। उसके ऐसे चिल्लाने से दादी और दादू उसे पूछते हैं, अरे क्या हुआ कृष्व? कृष्व दर्द से चिल्लाते हुए कहता है, हे भगवान किस अंधे ने मेरी टांग तोड़ दी। वो अपनी गुस्से से भरी आवाज और दर्द से लाल चेहरे को लिए ईवान की ओर देखता है जो उसे ही घूर रहा था। कृष्व अपने दांत पिसते हुए कहता है, क्या तुम अंधे हो, देखकर पैर नहीं रख सकते थे? ईवान कृष्व को आंखों ही आंखों में कहता है, मैंने तो बस तुम्हारे पैरों पर लात मारी है, पर तुम जो बोल रहे थे उसे अगर पूरा बोल देते तो अर्श तुम्हारा क्या क्या तोड़ता ये मुझे भी नहीं पता। और फिर अपनी आंखों से उसे अर्श की तरफ देखने का इशारा करता है। कृष्व अर्श की तरफ अपनी मुंडी घुमा कर देखता है तो वो अपना पैर दर्द भी भूल जाता है। अर्श अपनी जलती निगाहों से उसे ही घूर रहा था, जैसे अगर वहां दादी और दादू ना होते तो उसे वही दफना देता। कृष्व अपना बेचारा सा फेस बना उसे देखने लगता है। तभी उन्हें दादू की आवाज सुनाई पड़ती है, अरे क्या हुआ कृष्व बेटा, तुम ठीक तो हो? कृष्व के बोलने से पहले ही रेहान कहता है, अरे दादू वो अभी बिल्कुल ठीक है, पर कुछ देर बाद का पता नहीं, आप उसकी छोड़िए, आप आराम से डिनर कीजिए। कृष्व भी अर्श से नजरें चुरा अपना डिनर करने लगता है। वो अपने मन ही मन खुद को हजार गलियां दे रहा था कि क्यों उसने शैतान को जगा दिया, पता नहीं ये राक्षस अपनी कनखियों से अर्श को देखते हुए उसके साथ बाद में क्या करेगा। सब अपना अपना डिनर शांति से कर रहे थे, पर श्रेयांश और निहित दोनों एक दूसरे को आंखों ही आंखों में इशारे किए जा रहे थे। दोनों का ही ये आंखों ही आंखों वाला इशारा रेहान बड़ी गौर से देख रहा था। वो यही सोच रहा था, ये उल्टी खोपड़ी का इंसान यानी कि श्रेयांश और ये बरगद का बैताल यानी कि निहित आखिरकार कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। कुछ ही देर में सबका डिनर हो जाता है। दादू और दादी सबको गुड नाइट और आराम करने का बोल वहां से जाने लगाते हैं। तभी दादी रुकते हुए सबसे कहती हैं, बच्चों हमें आप सबसे कुछ बात करनी है। दादी की बात सुन अर्श अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, हाँ दादी कहिए ना। दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, बेटा हम ये कह रहे थे कि कल सुबह हम आप सबके साथ राधा रानी के मंदिर जाना चाहते हैं, तो क्या आप सब कल जल्दी उठकर तैयार हो सकते हैं? अर्श दादी की बात सुन अर्श कहता है, दादी आपको पता है ना मुझे ये सब पसंद नहीं है, प्लीज मैं नहीं आ सकता। अर्श की बात सुन दादी थोड़ा दुखी हो जाती हैं। दादी को ऐसे देख अर्श एक लंबी सांस लेते हुए कहता है, ओके फाइन हम सब चलेंगे। कितने बजे निकलना है? दादी मुस्कुराते हुए कहती हैं, सुबह 5 बजे। ये सुनते ही श्रेयांश और निहित एक साथ चिल्लाते हैं, क्या? उनके ऐसे चिल्लाने से दादी उन्हें डटाते हुए कहती हैं, चुप, कितना चिल्लाते हो तुम दोनों, हम तुम दोनों को पहले ही बता देता है, हमें कल कोई लेट लतीफ पसंद नहीं है। 5 बजे मतलब 5 बजे, समझे? ये कह वो वहां से अपने रूम में चली जाती हैं। उनके जाते ही अर्श भी वहां से निकल अपने रूम की ओर बढ़ जाता है। उसके पीछे पीछे रेहान और ईवान भी चले जाते हैं। कृष्व श्रेयांश और निहित को देख चिढ़ाने के अंदाज में कहता है,
ओह बेचारे, अब क्या करेंगे मॉडर्न कुंभकर्णों को, तो अब सुबह जल्दी उठना पड़ेगा बेचारे। उसकी बात सुन श्रेयांश और निहित दोनों उसे गुस्से से घूरते हुए कहते हैं, तुम, और फिर उसके पीछे भागते हैं। कृष्ण भी ये देख जल्दी से अपने रूम की ओर भागता है और अपने रूम में घुस जल्दी से रूम लॉक कर देता है। और डोर पर खड़े श्रेयांश और निहित जो हाफ रहे थे, इन्हें चिढ़ते हुए कहता है, गुड नाइट मॉडर्न कुंभकर्णस। श्रेयांश चिढ़ते हुए कहता है, ये बदतमीज आदमी कभी नहीं सुधरेगा। और चिल्लाते हुए कहता है, तुम्हें तो मैं कल देखूंगा। और फिर उसके डोर पर जोरदार लात मार वहां से चला जाता है। निहित भी कृष्ण को गालियां देते हुए चला जाता है। वही अर्श अपना फोन निकाल सुबह ईवान के थ्रू भेजे गए पिया के फोटो को निहारते हुए अपनी किंग साइज बेड पर लेट जाता है। पिया की फोटो निहारते हुए अर्श कब नींद की आगोश में चला गया उसे पता ही नहीं चलता। वही पिया के रूम में पिया अपने फोन में अलार्म सेट करते हुए श्रीशा से कहती है, यार आज काफी लेट हो गया है, चल जल्दी सोते हैं, वरना कल मंदिर जाने में लेट हो जाएगा। और बेड पर लेट जाती है। श्रीशा उसे गुस्से से घूरते हुए बैठी थी। वो लगातार बिना पल के झपकाए उसे ही घूरे जा रही थी। पिया को जब ऐसा लगा कि कोई उसे काफी वक्त से देखे जा रहा है, तो वो अपनी आंखें खोल श्रीशा को देखती है, जो उसे ही घूरे जा रही थी। पिया उसे ऐसे देख पूछती है, क्या हुआ, तू ऐसे क्या देख रही है, सोना नहीं है क्या तुझे? श्रीशा पिया की बात सुन अपने दांत पिसते हुए कहती है, नहीं मुझे आज नहीं सोना। पिया कंफ्यूजन से देखते हुए पूछती है, पर क्यों? ये सुन श्रीशा का पारा हाई हो जाता है। वो झल्लाते हुए कहती है, क्योंकि मुझे तेरे बचपन के प्यार के बारे में जानना है, समझी? ये सुन पिया एकटक श्रीशा को दिखने लगती है। श्रीशा उसे देख कहती है, क्या क्या हुआ, चल बता उसके बारे में जो तुझे अपनी सपनों में भी दिखाता है। पिया उसकी बात सुन उठते हुए कहती है, पता नहीं यार वो कौन है, बस मुझे अपने अपनी में लिटिल रैबिट कहकर पुकारता है। मुझे ये सपना हमेशा नहीं आता, पर जब भी मुझे उसका चेहरा याद आता है तो ही मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। आई डोंट नो कि वो क्या है और कौन है। उसे यूं परेशान होता देख श्रीशा कहती है, अच्छा कोई बात नहीं, पर ये सब सपने तुझे बचपन से ही आते हैं, तू ये जानू को क्यों नहीं बताती? पिया उसे देखते हुए कहती है, छोड़ ना, ये बस एक सपना ही तो है। श्रीशा भी अब आगे बात ना बढ़ते हुए कहती है, अच्छा चल ये सब छोड़, चल सोते हैं, वरना अगर हम लेट से उठे तो मंदिर नहीं जा पाएंगे और फिर राधा रानी गुस्सा हो जाएगी। पिया उसकी बात सुन बोलती है, नहीं नहीं हमें लेट नहीं होना, चलो जल्दी सोते हैं। और जल्दी से लाइट ऑफ कर दोनों एक दूसरे को पकड़ लेट जाते हैं। राधा रानी मंदिर। अर्श की कार आकर मंदिर के सामने रुकती है। सभी कार से बाहर आते हैं और दादी के साथ मंदिर के अंदर जाने लगते हैं। मंदिर में पहुंच दादी पंडित जी से बोल अर्श के नाम का पूजा करवाती हैं। सभी अपनी आंखें बंद किए पूजा में व्यस्त थे। तभी अर्श के कानों में एक जानी पहचानी आवाज गूंजती है। वो इस आवाज को सुन परेशान हो इधर उधर देखता है, पर उसे ठीक से आइडिया नहीं लग पा रहा था कि यह आवाज आ कहाँ से रही है। वो दादी के कानों के पास जाकर कहता है, दादी मैं अभी एक इम्पोर्टेंट कॉल अटेंड कर वापस आता हूँ। दादी उसे पहले तो रोकना चाहती थी, पर फिर अपना सिर हाँ में हिला देती है। अर्श उनकी हाँ सुन जल्दी से बाहर निकल आता है। वो बिना देर किए उस आवाज की डायरेक्शन में बढ़ जाता है। तभी उसकी नजर मंदिर में बने एक बड़े से बगीचे में अपनी मीठी सी आवाज में गाती और साथ ही साथ झूमती हुई पिया पर पड़ती है। अर्श को ये बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसकी लिटिल रैबिट उसे वहां मिलेगी। उसे देख अर्श के एक्सप्रेशनलेस चेहरे पर हल्की सी स्माइल बिखर जाती है। वो बस एकटक उसे निहारते हुए बोलता है, देख लो ईशानी माँ, आपकी बेटी आप पर ही गई है। वही पिया वहां कुछ डांस प्रैक्टिस करने वाली लड़कियों के कहने पर डांस और साथ में गाना भी गा रही थी। पिया बड़ी खूबसूरती से अपनी आंखें बंद किए बस गाने के सुर के साथ खोए हुए नाची जा रही थी। पिया की खूबसूरती उसके नाचने के तरीके में चार चांद लगा रही थी। वहां मौजूद सभी लोग पिया की खूबसूरती की तारीफ करने लगे थे। वही अर्श, वो तो पिया के हर एक स्टेप को इतने प्यार से देख रहा था, जैसे पिया ये गाना उसे के लिए गा रही हो। पिया अपने दिल पर हाथ रखते हुए बड़ी खूबसूरती से आगे गाते हुए नाचती है। पिया के गाना खत्म करते ही वहां मौजूद लड़कियां सीटी बजाते हुए हूटिंग करने लगती हैं। पिया मुस्कुराते हुए उन्हें देखती है। श्रीशा खुशी से उछलते हुए बोलती है, अरे वाह मेरी मधुबाला, क्या मस्त डांस किया है यार तूने। श्रीशा को पिया से यूं चिपकते हुए देख हर्ष की आंखें छोटी हो जाती है। वो जैसे ही आगे बढ़ के पिया के पास जाने को होता है तो पीछे से कोई उसके कंधों पर हाथ रख रोक देता है। अर्श गुस्से से पीछे मुड़ देखता है।
तो ईवान उसे देखते हुए बोलता है, कहाँ चला गया था तू, कब से दादी तुझे ढूंढ रही है, चल जल्दी चल। अर्श उसकी बात इग्नोर कर वापस पिया की ओर बढ़ने लगता है, पर जैसे ही वो आगे बढ़ता है उसे पिया वहां दिखाई नहीं देती। अर्श अपनी नजरें चारों ओर घूमता है, पर पिया उसे वहां कहीं नहीं दिखती। अर्श को यूं कुछ ढूंढता देख ईवान उससे पूछता है, अब क्या हुआ, क्या ढूंढ रहा है, तू चल ना, हमें लेट भी हो रहा है। ईवान की बात सुन अर्श बिना कुछ बोले दादी के पास आ जाता है। कुछ देर में सब जैन पैलेस के लिए निकल जाते हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस से सब स्टूडेंट्स अपने अपने पार्टनर्स के साथ आ रहे थे, और जिनके पार्टनर्स नहीं थे वो खुद सिंगल मॉडल्स की तरह एंट्री ले रहे थे। तभी अव्यान और उर्वशी एक साथ कॉलेज में एंट्री लेते हैं। अव्यान को देख लड़कियां अपनी दिल पर हाथ रख लेती है। वो इस वक्त इतना हैंडसम लग रहा था कि शब्दों में बयां कर पाना शायद बेहद मुश्किल था। उसकी ब्लू आइज वहां मौजूद लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। उसने आज ग्रे कॉलर का 3 पीस सूट कैरी किया हुआ था, जो उसकी बॉडी पर काफी सूट कर रही थी। वही उर्वशी ने आज रेड वाइन कॉलर का गाउन कैरी किया हुआ था, जिसके एक साइड में थाई तक कट था। उसने अपने बालों का बन बनाया हुआ था। वो भी आज काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे देख लड़के अपनी नजरें उससे नहीं हटा पा रहे थे। उर्वशी अव्यान के हाथ में अपना हाथ डालते हुए कहती है, अभी बेबी चलो चल के पार्टी एंजॉय करते हैं। अव्यान उसकी कमर को होल्ड करते हुए कहता है, वाई नॉट डार्लिंग, कम ऑन। अव्यान जैसे ही आगे बढ़ने लगता है तभी उसकी नजर कॉलेज में एंटर होती हुई पिया पर पड़ती है। पिया ने इस वक्त एक लाइट पर्पल कॉलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने अपने बालों को खुला छिड़ा हुआ था। फेस पर हल्का सा मेकअप और रेड लिपस्टिक के साथ पिता फुल कयामत लग रही थी। वो इस वक्त किसी जन्नत से उतरी हुई परी लग रही थी। अब सारे लड़कों की नजर उर्वशी से हट पिया पर ठहर चुकी थी। सब अपना मुंह खोले बस पिया को एकटक गहरी निगाहों से निहारे जा रहे थे, और लड़कियां तो पिया की खूबसूरती देख मुंह बना रही थी। जो कपल्स थे वो भी अपनी अपनी पार्टनर को छोड़ पिया को ताड़ने में लगे थे। अव्यान का हाल भी कुछ ऐसा ही था। वो भी पिया को अपनी ललचाई नजरों से निहारे जा रहा था। इस वक्त उसकी पकड़ उर्वशी की कमर से ढीली पड़ चुकी थी, जिसे देख उर्वशी आग बबूला हो गई। उर्वशी अपनी गुस्से और चिड़न भरी नजरों से बस पिया को ही घूरे जा रही थी। पिया अपनी बगल में खड़ी श्रीशा का हाथ पकड़ते हुए कहती है, श्री देखना, सब हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं, कहीं हम जोकर तो नहीं लग रहे ना। उसकी बात सुन श्रीशा एक नजर सबको देखती है और फिर पिया को देख बोलती है, अरे पगलू तू जोकर नहीं एंगल लग रही है, और उसके गालों को पिंच करते हुए कहती है, काश मैं लड़का होता तो पक्का तुझसे अभी शादी कर लेती, कसम से। पिया उसकी बात सुन मुस्कुरा देती है और बोलती हैं, और तू एंगल की सेक्रेटरी लग रही है। पिया की बात सुन श्रीशा और पिया दोनों हंस पड़ती हैं। श्रीशा ने डार्क पर्पल कॉलर की साड़ी पहनी हुई थी। उसने भी अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था और हल्के से मेकअप के साथ पिंक लिपस्टिक लगाई हुई थी। दोनों ही आज कयामत ढा रही थी। दोनों यूं ही बातें करते हुए अंदर चली जाती हैं। अव्यान तो पिया को देखकर ही पागल हो गया था। अब वो कैसे भी करके उसे अपना बनाना चाहता था। उर्वशी अव्यान को ऐसे देख पिया को 1000 गलियां दे रही थी। फिर वो भी अव्यान के साथ अंदर चली जाती हैं। सब पार्टी में बिजी थे, तभी उन्हें लाउड म्यूजिक की आवाज आती है। सब उस ओर देखते हैं तो वहां उर्वशी बड़े ही सेक्सी तरीके से डांस पोज में खड़ी थी। गाने के शुरू होते थी उर्वशी डांस करना स्टार्ट करती है। बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो, बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो। फिर अव्यान के पास जाकर सीड्यूस करने के अंदाज में आगे का डांस स्टेप फॉलो करती है। आंखों से धीरे धीरे करे शुरुआत हम, फिर इन लबों पे जगह ले जज्बात हम। आंखों से धीरे धीरे करे शुरुआत हम, फिर इन लबों पे जगह ले जज्बात हम। दूरियों से कह दो कि पास ना आए, एक दूसरे में गुजारे सारी रात हम। बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो। बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो। उसके ऐसे डांस करने से सभी लड़के अपनी लिस्ट नजरों से उसे देखे जा रहे थे। वहीं अव्यान डेविल स्माइल लिए उसके साथ डांस किए जा रहा था। श्रीशा मुंह बनाते हुए बोलती हैं, छी ये कैसे गाने पर डांस कर रही है ये। पिया भी अपना अजीब फेस बनाते हुए उसकी हाँ में हाँ मिला देती है और आगे हो रहे डांस को देखने लगती हैं। जितना नशा भरा है मेरी अंगड़ाई में, आजा बरसाओ तुझ पे आज तन्हाई में। बहे कहती है इन बाहों से लिपट के लम्हे बीता लूं ख्यालों की रजाई में। बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो,
अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो, बत्तियां बुझा दो, थोड़ी सी पिला दो, अंधेरे में जो होगा सुबह उसको भुला दो। गाना खत्म होते ही सब तालियां बजाने लगे हैं। वही डांस खत्म होते ही उर्वशी अव्यान के गले में अपना हाथ डाल सबके सामने उसे किस करने लगती है। अव्यान भी उसकी पतली कमर में हाथ डाल उसे डीप फ्रेंच किस करने लगता है। उर्वशी ने ये पिया को दिखाने के लिए अव्यान को सबके सामने किस किया था। दोनों एक दूसरे में डूबे हुए ही थे कि तभी एक लड़का पिया और श्रीशा के पास आकर बोलता है, हेलो ब्यूटीफुल गर्ल्स, क्या आप दोनों मेरे साथ डांस करना चाहेंगी। पिया उसके ऐसा बोलने से श्रीशा को देखने लगती है, जो उस लड़के को ही देख रही थी। श्रीशा उस लड़के से बोलती है, सॉरी बट हमें आपके साथ डांस करने का कोई शौक नहीं है। तो सॉरी एंड थैंक्स डांस के ऑफर के लिए। वो लड़का भी ज्यादा ना बोलते हुए वहां से चला जाता है। तभी वहां स्टेज पर प्रिंसिपल सर आते हुए बोले, हेलो एवरीवन, थैंक्स टू कम इन पार्टी। जैसा कि मैंने आप सब से कहा था कि आप सबके लिए वेलकम पार्टी में एक सरप्राइज है, तो चलिए अब देर ना करते हुए आप सबको वो सरप्राइज बताया जाए। प्रिंसिपल सर की बातें सुन सभी हुडिंग और सीटियां बजाने लगाते हैं। प्रिंसिपल सर सबको शांत कर बोले, हमने यहाँ इस साल बिना किसी स्टूडेंट को बताए कॉलेज के सबसे हैंडसम एंड ब्यूटीफुल गर्ल का सिलेक्शन किया है। एंड ये सब आज ही हुआ है, बिना किसी को बताए। तो चलिए मैं आप सबको हमारे कॉलेज के मोस्ट ब्यूटीफुल एंड मोस्ट हैंडसम पर्सन से आप सबको रूबरू कराता हूँ। सारे स्टूडेंट अपनी अपना सीट ले लेते हैं और सामने होने वाले अनाउंसमेंट को सुनने लगते हैं। कॉलेज के सारे टीचर्स इस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। तभी प्रिंसिपल सर बोलते हैं, मोस्ट हैंडसम बॉय इन दिस कॉलेज गोस टू प्लीज वेलकम मिस्टर अव्यान माथुर। सारा स्टूडेंट्स अव्यान के लिए तालियां बजाता है। अव्यान मुस्कुराते हुए खड़ा हो जाता है। प्रिंसिपल सर उसे स्टेज पर आने का बोलते हैं। अव्यान भी आगे बढ़ स्टेज पर जाता है और उस कॉलेज के ट्रस्टी उसे एक किंग क्राउन पहनाकर मोस्ट हैंडसम बॉय इन दिस कॉलेज की तरह नवाजते हैं। अव्यान उन्हें खुशी से ग्रीट करता है और जाने को होता है। तभी प्रिंसिपल उसे रोकते हुए कहते हैं, प्लीज वेट अव्यान। अव्यान भी उनकी बात सुन रुक जाता है। प्रिंसिपल सर आगे बोलते हैं, प्लीज वेलकम द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल ऑफ आवर कॉलेज। प्रिंसिपल सर के नाम लेने से पहले ही उर्वशी मुस्कुराते हुए खड़ी हो जाती है। तभी उसके कानों में प्रिंसिपल सर की आवाज आती है, मिस पिया अरोर। ये सुन उसकी आंखों में नफरत उतार आती है। वो गुस्से से पिया को घूरते हुए वहां से निकल जाती हैं। उसके वहां से जाते ही उसकी दो तितलियां भी उसके पीछे पीछे वहां से निकल जाती है। पिया तो अपना नाम सुन शौक होकर बस सामने देखे जा रहा थी। श्रीशा खुशी से चाहते हुए उसे वहां से स्टेज पर जाने को बोलती है, पर पिया तो बुत बनी बस एक टक कभी सामने तो कभी श्रीशा को देखती। तभी प्रिंसिपल सर उसे वापस से आवाज लगाते हुए बोले, पिया प्लीज कम। इस बार पिया हड़बड़ा कर होश में आती है और डरते डरते स्टेज की ओर बढ़ जाती है। पिया के स्टेज पर पहुंचते ही सारे स्टूडेंट एक साथ तालियां बजाते हैं। अव्यान टेढ़ी मुस्कान लिए उसे ही देख रहा था। जिन्होंने अव्यान को किंग क्राउन और मोस्ट हैंडसम का साज पहनाया था, उन्होंने पिया को भी क्वीन क्राउन और मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल का साज पहनाया। पूरे कॉलेज ने दोनों को विश किया और फिर सब अपनी अपनी पार्टी एंजॉय करने में बिजी हो गए। अव्यान पिया से बातें करना चाहता था, पर ना श्रीशा पिया को छोड़कर थी और ना ही उसे उर्वशी। ऐसे ही कॉलेज पार्टी ओवर होती है। सब अपने अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अव्यान भी उर्वशी पर गुस्सा हो वहां से निकल जाता है। घर आते ही श्रीशा जानकी आंटी से आज के फंक्शन की बातें करने लगती है। पिया भी उसके साथ थोड़ी बहुत बातें कर अपने होटल के लिए निकल जाती है। आज उसके जॉब का पहला दिन था और अब तक का फर्स्ट एक्सपीरियंस, क्योंकि पिया आज तक अकेले कचरा तक फेंकने नहीं गई थी और अब अकेले जॉब के लिए जा रही थी। श्रीशा भी बच्चों को होम ट्यूशन देती थी, जिस वजह से वो भी बच्चों को ट्यूशन देने निकल जाती हैं। जानकी आंटी पिया को लेकर थोड़ी परेशान थी। पता नहीं क्यों, पर आज उनका दिल घबरा रहा था। वो अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए खुद को घर के कामों में बिजी कर लेता है। शाम के 4:30 बजे पिया दिल्ली के सबसे बड़े और लग्जरियस होटल के सामने खड़े होकर उस बड़ी सी बिल्डिंग को आंखें फाड़े देख रही थी। उसे डर भी लग रहा था, पर वो हिम्मत कर होटल के रिसेप्शन पर बैठी रिसेप्शनिस्ट से पूछती है, हेलो मैम, मैंने यहाँ जॉब के लिए अप्लाई किया था और होटल के मैनेजर सर ने मुझे आज आने को बोला था। पिया की बात सुन रिसेप्शनिस्ट उसे ऊपर से नीचे तक देखती है और फिर जवाब देती है, प्लीज आप वेट कीजिए, मैं आपको अभी इन्फॉर्म करके बताती हूँ। रिसेप्शनिस्ट की बात सुन पिया अपना सिर हाँ ने हिला देती है
और वहीं पास में लगे काउच पर बैठ वेट करने लगती हैं। कुछ ही देर में वहां होटल का मैनेजर आता है। वो पिया को देख बोलता है, मिस अरोड़ा। पिया उसकी बात सुन झट से खड़ी होते हुए बोली, यस सर, आई एम पिया अरोड़ा। सर वो आपने, उद्धरण चिन्ह। वो आगे बोलती उससे पहले ही मैनेजर बोला, ये मिस अरोड़ा, मैंने ही आपको यहाँ बुलाया था। और अपनी बगल में खड़ी लड़की की तरफ इशारा कर कहता है, इनसे मिलिए, ये मिस अनाहिता वर्मा है। ये आपको आपका काम समझा देंगी। पिया अनाहिता को देख मुस्कुराते हुए बोली, हेलो मैम। अनाहिता भी पिया को देख स्माइल करते हुए कहती है, हेलो पिया, आइए मैं आपका काम आपको समझा देती हूँ। पिया उसकी बात सुन जल्दी से अपना सिर हाँ में हिला उसके साथ चली जाती है। अनाहिता पिया को उसका सारा वक्त समझा बोलती है, ऑल द बेस्ट डियर। पिया मुस्कुराते हुए जवाब देती है, थैंक्स माम। अनाहिता हंसते हुए बोली, अरे तुम बोलती क्यों नहीं हो, तब से देख रही हूँ तुम बस हाँ ना में ही सिर हिलाए जा रही हो। पिया उसकी बात सुन मासूमियत से बोली, मैम वो। अनाहिता उसे टोकते हुए बोली, वेट पिया प्लीज, तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओ, मुझे अच्छा लगेगा, और हाँ तुम्हारी आवाज बहुत प्यारी है। ऐसे चुप चुप मत रहा करो वरना लोग तुम्हें गूंगी समझेंगे, समझी बुद्धू। पिया उसकी बात सुन बोली, पर मैम मैं आपको आपके नाम से कैसे। तो अनाहिता हंसते हुए कहती है, अनाहिता ऐसे समझी। पिया उसकी बात सुन हल्का सा मुस्कुरा देती है। अनाहिता पिया को स्टाफ मेंबर के कपड़े लाकर दे देती है और फिर वहां से अपने काम के लिए निकल जाती हैं। पिया जैसे ही उन कपड़ों को देखती हैं, उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि वो एक थाई तक की ब्लैक स्कर्ट और वाइट शर्ट थी। पिया ने आज तक ऐसे कपड़े कभी नहीं पहनी थी। पिया खुद से, अरे यार मैं ऐसे कपड़े नहीं पहनती, ये तो कितना छोटा है, लग रहा है किसी छोटे बच्चे काला पकड़ा दिया हो। और फिर अपने हाथ में पकड़े स्कर्ट को देखती हैं, पर फिर पिया कुछ सोचते हुए वो ड्रेस पहन लेती हैं। पिया जैसे ही वो ड्रेस पहन बाहर अपना काम करने आती है, तो वहां के स्टाफ से लेकर होटल में आए लोगों तक सबकी नजर बस पिया पर ही ठहर जाती है। पिया इस वक्त काफी हॉट एंड सेक्सी लग रही थी, और मिच्चो भी उसने ब्लैक स्कर्ट विथ व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और फेस पर हल्के मेकअप के साथ रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, और उसने अपने बालों का पोनीटेल बनाया हुआ था। उसने पहले ही ठान लिया था कि उसे ज्यादा ना सोचते हुए अपने काम पर फोकस करना है। और वैसे भी अनाहिता ने उसे कहा तो है अगर उसे कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसके पास बेझिझक आ सकती है। यही सोचते हुए वो अपने काम में लग जाती हैं। तभी पिया के मैनेजर उसके पास आते हुए कहता है, मिस अरोड़ा आपको कुछ देर के लिए ऊपर के क्लब में जाना होगा। पिया उसकी बात सुन वहां से ऊपर के क्लब में चली जाती है। उसे वहां आए कुछ इम्पोर्टेंट क्लाइंट्स को देखना था, जो अपनी मीटिंग के लिए आए थे। वो अपने काम में बिजी थी। तभी उसे कुछ लड़के अपने प्राइवेट रूम में ड्रिंक और कुछ खाने पीने का सामान सर्व करने का बोल वहां से अपने रूम में चले जाते हैं। पिया भी उन पर ज्यादा ध्यान न देते हुए उनका ऑर्डर उनके रूम में लेकर जाती हैं। वो वहां पहुंचकर उनका ऑर्डर उन्हें सर्व कर जैसे ही जाने को होती हैं, तो उनमें से एक लड़का जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, वो उसे रोकते हुए कहता है, हे बेबी डॉल, इतनी भी क्या जल्दी है, चली जाना, पहले हमें तो देख लो। पिया अपना हाथ ऐसे पकड़े देख घबरा जाती है। वो जैसे ही अपना सिर उठाकर इस लड़के को देखती है, उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। वो लड़का एक शातिर मुस्कान लिए पिया को अपनी गंदी नजरों से देखे रहा था। पिया उस लड़के को देख धीरे से बुदबुदाती है, आप। वो लड़का डेविल स्माइल के साथ बोलता है, ओ ग्रेट, मुझे लगा नहीं था तुम मुझे पहचानोगी भी। और पिया को अपनी तरफ खींच अपने हाथों से उसके लोअर लिप को रब करते हुए कहता है, यस आई एम अव्यन माथुर। पिया को उसके ऐसे छूने से घिन आ रही थी। वो अव्यान को खुद से दूर धकेलने की कोशिश करने लगाती है, पर अव्यान को उसके ऐसा करने से गुस्सा आ जाता है। वो पिया के हाथ को पकड़ पीछे की ओर जोर से मोड़ उसे अपने सीने से लगाते हुए सनकी तरीके से, बहुत तड़पाया है तुमने। उसके ऐसे हाथ पकड़ने से पिया दर्द से कराह उठती है। उसे इस वक्त बेहद डर भी लग रहा था। वो दर्द और डर की वजह से रोते हुए बोलती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने आपका क्या बिगड़ा है। अव्यान उसकी बात बीच में काटते हुए, नो स्वीट हार्ट नो, तुम्हें कैसे छोड़ दो, आज तक अव्यान माथुर को जो चीज पसंद आई है वो उसकी हुई है। और हाँ बेबी, पिया के कान के पास अपनी सांसें छोड़ते हुए बेहद सेक्सी तरीके से, तुमने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है, बस मुझे तो। और पिया के गालों को छूते हुए आगे बोला, बस तुम्हारी ये खूबसूरती चाहिए, वो भी बस आज रात में लिए, जिसे मैं खुद के नीचे नोच नोच कर खाना चाहता हूँ। पिया उसकी बात सुन और जोर से रोने लगती है। पिया रोते हुए चिल्लाकर, प्लीज हेल्प,
कोई है प्लीज सेफ में। उसके ऐसे चिल्लाने से अव्यान को गुस्सा आ जाया है और वो पिया को अपनी तरफ मोड़ बेड पर धक्का दे देता है और खुद उसके ऊपर आकर गुस्से में दांत पिसते हुए, बहुत आवाज है ना तुम में, चलो ये सब आवाजें बाद में निकालना, जब मैं तुम्हारे अंदर तुम्हें फील करूंगा। पिया अपनी पूरी ताकत लगा के अव्यान को खुद के ऊपर से धक्का दे रूम की डोर की तरफ भागती है, पर वो डोर तक पहुंच पाती तब तक दो लड़के डोर को कवर कर खड़े हो जाते हैं। पिया रोते हुए उनसे बोलती हैं, प्लीज प्लीज मुझे जाने दीजिए, लेकिन पिया को देख वो दोनों हैवानी भेड़िए की तरह हंसने लगते हैं। अव्यान पिया के पास आकर उसके बालों को पकड़ नोचते हुए बोलता है, भागने का बड़ा शौक है तुम्हें, हाँ तो अब भाग। इतना बोल अव्यान पिया को जबरदस्ती किस करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन पिया उससे दूर जाने के लिए पीछे हटते हुए चीखते चिल्लाते हुए उसे छोड़ देने की भीख मांग रही थी, लेकिन अव्यान जैसा दरिंदा पिया को छोड़ दे ऐसा हो नहीं सकता था। अव्यान जैसे ही पिया के होठों को छूने को होता है, तभी एक जोरदार आवाज के साथ उस रूम का दरवाजा खुलता है। अव्यान आवाज सुन गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, कौन है बे, किसकी मौत आए हैं? जो वो अव्यान माथुर से उलझने आया है। सब डोर की ओर देखते हैं तो वहां चार लड़के अपनी लाल आंखों से अव्यान को घूर रहे थे। उनकी आंखों में अव्यान का काल नजर आ रहा था। पिया जल्दी से अव्यान को धक्का दे चारों लड़कों की ओर भागती है, पर वो जैसे ही जाने को होती है, अव्यान उसका हाथ पकड़ अपनी तरफ वापस खींच लेता है। ये देख उन चारों में से एक लड़का को इस वक्त सबसे आगे खड़ा था, उसकी आंखों में खून उतार आता है। वो अपनी खतरनाक आवाज में गरजते हुए कहता है, छोड़ उसे। उस लड़के की आवाज इतनी खतरनाक थी कि अव्यान भी उसकी आवाज सुन सहम जाता है, पर फिर भी वो हिम्मत कर कहता है, क्यों भी क्यों छोड़ू, लगती क्या है तेरी ये। तभी उन लड़कों में से एक लड़का सर्द आवाज में, हमारी जो भी है, लेकिन तेरी मौत है, जो तूने उसे छूने की हिम्मत की है। पिया रोते हुए सामने खड़े लड़कों से बोलती हैं, प्लीज मुझे बचा लीजिए, ये सब बहुत बुरे हैं, प्लीज मुझे यहाँ से जाना। पिया को ऐसे देख चारों लड़कों में से सबसे आगे खड़े लड़के की आंखों में खून सवार हो जाता है। वो अपनी मुठिया कस अव्यान की ओर बढ़ता है और पलक झपकते अव्यान को पिया से अलग कर मरना शुरू कर देता है। पिया डरी सहमी एक कोने में खड़ी बस रोए जा रही थी। उस लड़के को ऐसे जानवरों की तरह अव्यान को मरता देख पिया की हालत और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। उसने आज तक ऐसा कभी नहीं देखा था। तभी वो एकदम से बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। उसके गिरते ही सब उस ओर देखते हैं। पिया को बेहोश देख चारों लड़के के हाथ रुक जाते हैं। वही जो लड़का अव्यान को जानवरों की तरह मारे जा रहा था, वो पिया को ऐसे देख जल्दी से उसके पास आता है और उसे अपनी बाहों में लेते हुए उसे होश में लाने की कोशिश करते हुए बोला, हे लिटिल रैबिट, प्लीज ओपन योर आईज। देखो देखो तुम्हारा अर्शु आया है, प्लीज जान गेट अप। ये और कोई नहीं बल्कि अर्श था, जो इस होटल में अपनी मीटिंग अटेंड करने आया था, और ये होटल किसी और का नहीं बल्कि कृष्ण का ही था। इवान हाइपर अर्श को देख उसे शांत कराते हुए कहता है, अर्श पहले तू रिलैक्स कर, कुछ नहीं होगा, चल इसे जल्दी पैलेस लेकर चलते हैं, वहां चल के देखते हैं इसे हुआ क्या। अर्श उसकी बात सुन पिया को अपनी गोद में उठा वहां से निकल जाता है। वही दूसरी ओर अरोड़ा हाउस में जानकी जी हॉल में टाइम देखते हुए चक्कर लगा रही थी। वो परेशान होती हुए कहती हैं, 10 बजने को हैं, पर पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई है, अब तक तो आ जाना था ना उसे। श्रीशा उन्हें समझते हुए कहती है, जानू आप चिंता मत करो, पिया आ जाएगी, आज पहले दिन था उसके जॉब का तो शायद लेट हो गया होगा, अब थोड़ा लेट तो होता ही है ना, रुको मैं अभी कॉल करती हूँ। और पिया को कॉल करने लगती हैं, पर पिया अपना फोन नेटवर्क से बाहर बता रहा था। डर तो उसे भी लग रहा था, पर फिर जानकी आंटी को देख श्रीशा खुद को नॉर्मल दिखाते हुए उन्हें संभाल रही थी। तभी श्रीशा के फोन पर पिया का मैसेज आता है। ये देख श्रीशा जल्दी से मैसेज ओपन कर पड़ती है। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे पर परेशानी की लकीरें उभर आती हैं। जानकी आंटी श्रीशा से पूछती हैं, श्री तू एक बार और ट्राई कर ना, कहीं इस बार कॉल लग जाए। उनकी बात सुन श्रीशा होश में आती है और कहती हैं, अरे जानू अब उसकी जरूरत नहीं है, पिया ने मुझे मैसेज करके बताया है कि वो आज घर नहीं आएगी। जानकी आंटी परेशान होते हुए कहती है, घर नहीं आएगी मतलब क्या है, पर क्यों, अगर वो घर नहीं आएगी तो कहाँ जाएगी, तू कॉल कर, मैं अभी उससे पूछती हूँ। उनकी बात सुन श्रीशा झूठ बोलते हुए कहती है, ओह जानू उसने मुझे पहले ही बता दिया था कि आज वो अपनी फ्रेंड शालू के साथ ही रुकेगी, क्योंकि उसकी मम्मी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हुई है इसलिए।
और मैं आपको बताना भी भूल गई थी। वो कल वहीं से सीधा कॉलेज आएगी और मेरे साथ वापस यहाँ आ जाएगी। श्रीशा की बात सुन जानकी आंटी गुस्से में उसे डांटते हुए कहती है, तुम मुझे पहले नहीं बता सकती थी? कितना परेशान हो गई थी मैं। श्रीशा बेचारा सा मुंह बनाते हुए कहती है, सॉरी ना जानू, मैं भूल गई थी। अब ऐसे मत देखो, बच्चे की जान लोगी क्या? श्रीशा की बात सुन जानकी आंटी गुस्से से अपने कमरे में चली जाती हैं। वही श्रीशा परेशान होकर पिया को फिर से कॉल लगती है, पर अब पिया का फोन स्विच ऑफ बता रहा था। श्रीशा को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर पिया है तो है कहाँ। दरअसल अर्श ने पिया के फोन से श्रीशा को मैसेज किया था कि आज वो घर नहीं आएगी, बल्कि वो उसे कल घर पर ही मिलेगी, इसलिए वो उसकी टेंशन ना ले। जानकी आंटी को भी नींद नहीं आ रही थी, वो बस परेशान हो इधर से उधर करवाते बदल रही थी। श्रीशा भी अपने रूम में जाकर सोने की कोशिश करती है, पर उसे भी नींद नहीं आ रही थी। कुछ ही वक्त में दोनों को नींद आ जाती है। दोनों ही कल के आने वाले नए तूफान से बेखबर नींद की आगोश में थे। वही अर्श की कार भी जैन पैलेस के सामने आकर रुकती है। दादी और दादू इस वक्त हॉल में बैठे सबका इंतजार कर रहे थे। श्रेयांश और निहित तो पूरा तबेला बेचकर सो चुके थे। अर्श अपनी गोदी में पिया को लिए हॉल में आता है। उसे देख दादी और दादू की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। उन्हें ऐसे देखता देख इवान दोनों को सारी बातें समझाने लगता है। अर्श भी पिया को अपनी गोद में लिए अपने मास्टर बेडरूम में लाकर अपने किंग साइज बेड पर लेटा देता है और खुद फ्रेश होकर नीचे आता है। दादू और दादी उसके पास जाकर पूछते हैं, बच्चा अर्श, क्या सच में वो हमारी ईशानी की बेटी है? अर्श उनकी बात सुन अपनी कोल्ड वॉइस में जवाब देता है, हाँ वो ईशानी माँ की ही बेटी है। और फिर सबको देखते हुए आगे कहता है, मैं कल सुबह ही उससे शादी कर रहा हूँ। अर्श की बात सुन सब सदमे में उसे देखने लगते हैं। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। इवान अर्श को समझाते हुए कहता है, पर तू ऐसे कैसे? उसकी बात पूरी होने से पहले अर्श उसे गुस्से से घूरते हुए बॉसी टोन में कहता है, इनफ इज इनफ, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। और बिना किसी की बात सुने वहां से अपने रूम में चला जाता है। बाकी सब बस उसे जाता हुआ देखते रह जाते हैं। दादू भी अब सबको आराम करने का बोल अपने रूम में चले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था अर्श को कुछ बोलने का कोई फायदा नहीं है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।